चैप्टर 2181 टू 2190। यह सुनकर फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग पूरी तरह से पागल हो गया। उसने महसूस किया जैसे येक्षिवेन ने लापरवाही से उसे एक मृत अंत में धकेल दिया था। आमतौर पर उनके जैसा पावरहाउस किसी भी उत्तेजना से प्रभावित नहीं होता। हालांकि येज़िवेन का शक्ति प्रदर्शन बहुत चौंकाने वाला था। पोवान क्षेत्र 9वें स्तर के एक मास्टर के पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि वह एक पल में मारा गया था। अच्छा, जब से मैं पौराणिक क्षेत्र का विशेषज्ञ बना हूं, मैंने कभी किसी को आप जैसा अहंकारी नहीं देखा। यह मत सोचो कि तुम कुछ महान हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। आज मैं तुमसे भी ज्यादा अहंकारी से मिला हूं। यंग मास्टर घातक, हा, मैं देखना चाहता हूं कि आप किसकी जान लेने जा रहे हैं और आप कितने सक्षम हैं। फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग पूरी तरह से क्रोधित था। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, क्या बात है, तुम क्या बकवास चाहते हो? यदि तुम लड़ने की हिम्मत करते हो तो लड़ो। मैं अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति की जान ले लूंगा। यह इतना आसान है। बूम! एक पल में ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हैं। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर के शरीर में गड़गड़ाहट की शक्ति निकल गई। फिर एक पल में वो येक्षिवेन की ओर तेजी से बढ़ा। गड़गड़ाहट की अनगिनत शक्ति अचानक अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन की तरह घनीभूत हो गई और फिर येक्षिवेन की ओर झपटी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बस अपने आप से, येज़िवेन ने उपहास किया। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर सीधे लाल धूल की शक्ति में परिवर्तित हो गया और विस्फोट हो गया। लाल धूल की शक्ति हवा में नाचते हुए रिबन की तरह लुढ़क गई। येज़िवेन दुनिया में एकमात्र आदरणीय सम्राट थे, मानव जाति के आदरणीय सम्राट। यह ह्यूमन डाओफिस्ट था। मूल रूप से उन्हें याओ शेंकिंग और जिंग तियानले द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए सावधान रहना था। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था। जब तक कोई डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ सामने नहीं आता, वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। गड़गड़ाहट की शक्ति थंडर शैवाल में तब्दील हो गई और तुरंत ही येज़िवेन की भयानक मुट्ठी की शक्ति से नष्ट हो गई। फिर येज़िवेन की मुट्ठी ने नश्वर संसार की शक्ति को ले लिया और सीधे फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर की ओर अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ विस्फोट किया। टकराना! फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा बिजली का हाथ लगाया। उसने उसे पकड़ लिया और येक्षिवेन के मुके को रोक दिया। अनगिनत ताकतें एक दूसरे का गला घोंट रही थीं। यह अत्याचारी ताकत का टकराव था जो पोवान क्षेत्र के शिखर से संबंधित था। उसके बिजली के हाथ में गड़गड़ाहट के अनगिनत नियम ताबीज में संघनित होते हैं, जो लगातार सतह पर तैरते रहते हैं, और कई अत्यंत अत्याचारी प्राचीन चरित्र भी इसमें लगातार दिखाई दे रहे थे। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर के पास वास्तव में अद्वितीय युद्ध शक्ति थी, जो दुनिया को पार करने के लिए पर्याप्त थी। यदि वह स्काई बियरिंग कैसल में होता तो वह शायद महान एल्डर बनने के योग्य होता। 9वें बड़े, सावधान रहो। यह उसका लीज हैंड है। किंवदंती है कि जब लीज हाथ की चरम सीमा तक साधना की जाती है तो यह थंडर गॉड्स हैंड के बराबर होता है। उनकी प्रत्येक चाल में बड़ी शक्ति होती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बूढ़ा बटल येक्षिवेन को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय यह देखते हुए कि येक्षिवेन का आक्रमण वास्तव में अवरुद्ध हो गया था, वह अपने दिल में चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सका। उनकी सारी उम्मीदें येक्षिवेन पर टिकी थीं। आखिरकार अगर यह येज़िवेन नहीं होता तो यह लगभग अवश्यंभावी था कि वे सभी मारे जाएंगे। किसी को पता होना चाहिए कि फ्लाइंग क्लाउड कैसल, जिसने पोवांग 9वें स्तर के विशेषज्ञ को खो दिया था, शायद इन लोगों को रहने नहीं देगा। वे पहले से ही बेहद गुस्से में थे। फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग कितना शक्तिशाली है। किंवदंती है कि उसने सच्चे शिखर तक खेती की है। यहाँ तक फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग भी दोषपूर्ण दिव्य उपकरण की मदद से उसे सही मायने में दबा सकते थे। अन्यथा यह कहना मुश्किल है कि फ्लाइंग क्लाउड कैसल का महान बुजुर्ग कौन बन सकता है। लेकिन हमारा 9वां एल्डर सरल भी नहीं है। हमने पोवान क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में कई विशेषज्ञों को मारे जाते देखा है। मैंने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी या सुनी है। कई लोग अचानक दुविधा में पड़ गए, चाहे वह स्काई बियरिंग कैसल या फ्लाइंग क्लाउड कैसल के लोग हों। ऐसा लगता है कि इस समय किसी को भी जीतने का भरोसा नहीं था। हम्फ, डेडली चाइल्ड, मुझे लगता है कि तुम बस इतने ही हो। इस समय फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर ने येज़िवेन के मुके को रोकने के बाद अचानक आत्मविश्वास महसूस किया। अपने दिल में उसने सोचा कि उसने पहले ही येक्षिवेन की ताकत का पता लगा लिया था। चूंकि येक्षिवेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से राहत महसूस की। उनके थंडर लोच हाथ में अनगिनत वज्र कानून भटक रहे थे, लगातार अद्भुत शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो रहे थे। येक्षिवेन की ओर एक शक्तिशाली धारा फूट पड़ी। यह तुम्हारा तथाकथित थंडर लोच हैंड है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना अच्छा है। अचानक उसने सीधे अपने दूसरे हाथ से थंडर स्पीयर को पकड़ लिया और अचानक थंडर लोच हैंड में जमकर वार किया। बूम!
लीज के हाथ में अचानक एक बड़ा छेद हो गया था और लीज के इस विशाल हाथ में एक भयानक ऊर्जा तूफान लगातार बढ़ रहा था, कहर बरपा रहा था। बस एक पल में थंडर लोच हैंड, जिस पर फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग को गर्व था, उसे येज़िवेन ने तोड़ दिया। थंडर स्पीयर कुछ दोषपूर्ण दिव्य उपकरणों की शक्ति से भी मेल खा सकता है। वास्तव में चाहे वह छद्म दैवीय उपकरण हो या दोषपूर्ण दैवीय उपकरण, वह अभी भी एक दैवीय उपकरण था। यहाँ तक कुछ छद्म दैवीय उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी कई दैवीय उपकरणों से बेहतर थी। हालांकि उन्हें केवल छद्म दिव्य उपकरण के रूप में क्यों माना जा सकता है, इसका कारण यह था कि वे वास्तविक देवताओं के नियमों से सहमत नहीं थे। केवल वास्तविक देवता ही छद्म दिव्य उपकरणों पर अपने तरीके के निशान उकेर सकते हैं, सत्य को परस्पर जोड़ सकते हैं और फिर छद्म दिव्य उपकरण को एक दिव्य उपकरण के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। यह कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य तरीका था। थंडर स्पीयर ने थंडर बेहेमोथ के थंडर हॉर्न का इस्तेमाल किया। उस समय येज़िवेन भी इसे सीधे बाधित नहीं कर सकते थे। उसने इसे थंडर बेहेमोथ के सिर से बाहर निकाला। कोई सोच सकता है कि यह कितना कठिन और शक्तिशाली था। इस प्रहार ने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया, जिससे अनंत मात्रा में ऊर्जा फैल गई। एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति ने शून्य में कहर बरपाना शुरू कर दिया। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह कहा जा सकता है कि उसका हाथ लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। वह जानता था कि यह थंडर स्पीयर में निहित गड़गड़ाहट की शक्ति के कारण हुआ था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। वज्र कानूनों की शक्ति के बारे में उन्हें स्वयं बहुत गहरी समझ थी। यह कहा जा सकता है कि वज्रपात के तरीके के बारे में उनकी समझ चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। इससे पहले वह वास्तव में वज्रपात से कभी आहत नहीं हुआ था। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि थंडर स्पीयर कितना अत्याचारी था। मेरे थंडर लोच हैंड को इतनी आसानी से नहीं संभाला जा सकता है। वह दहाड़ा। अचानक उसने अनगिनत गड़गड़ाहट की शक्ति को नष्ट कर दिया। उसके नियंत्रण में बहुत सारी वज्र शक्ति एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति में संघनित हो गई। फिर यह सीधे तावीज़ों की अनगिनत लंबी नदियों में बदल गया। एक पल में इसने येज़िवेन की मुट्ठी की ताकत को खत्म कर दिया। फिर एक लहर की तरह उसने येज़िवेन के थंडर स्पीयर को निगल लिया। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन हैरान थी। उसने अचानक थंडर स्पीयर को जाने दिया और कूद गया। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक अतुलनीय शक्तिशाली हमले को अंजाम दिया। उसने सीधे वज्रपात किया। इसे लो 9 हेवंस थंडर क्लैप। इस समय दुनिया में वुशु की गड़गड़ाहट की शक्ति उसके शरीर में क्यूई के साथ जुटाई गई थी। इसने एक विशाल घूर्णन गड़गड़ाहट का गठन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका पूरा शरीर वज्र में एकीकृत प्रतीत हुआ। यह अत्यंत रहस्यमय था। यह एक प्राचीन विरासत थी जिसे उसने प्राप्त किया था। मार्शल आर्ट के इस सेट में वास्तव में पृथ्वी को चकनाचूर करने की शक्ति थी। अनगिनत गड़गड़ाहट के कानून एक ही बार में नष्ट हो गए, जिससे एक विशाल लंबी नदी बन गई। अंतरिक्ष में कुछ वर्षों के बाद यह सीधे येज़िवेन की ओर गिरा। यह येज़िवेन को खरोंच कर मारना चाहता था। हा, येज़िवेन अब मरने वाली है। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के लोगों ने आखिरकार अपने चेहरे पर एक वहशी मुस्कान दिखाई। वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। येज़िवेन इस बार जीवित नहीं रह पाएगी। अगर वह दूसरे एल्डर के खिलाफ जाना चाहता है तो उसकी ताकत अभी भी काफी दूर है। हालांकि उसकी ताकत इतनी मजबूत है, उसका संयोगवश मिलना जुलना रहा होगा। यदि हम उस पर अपना हाथ पा सकें तो निस्संदेह हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इस समय फ्लाइंग क्लाउड कैसल की तरफ 9वें स्तर पर पोवांग दायरे के शेष 3 मास्टर्स की आंखें चमक उठीं। वास्तव में कोई भी येज़िवेन के मजबूत प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 7वें स्तर पर पोवांग क्षेत्र की खेती के साथ वह वास्तव में इस तरह की अद्भुत युद्ध शक्ति का विस्फोट कर सकता था। यह अपने आप में पहले से ही सब कुछ समझा चुका था। इस समय सभी ने सोचा कि येज़िवेन हारने वाली थी। यह पता चला है कि आप बस इतने ही हैं। मैं अभी आप पर आसानी से जा रहा था। मैं देखना चाहता था कि आप और कौन सी तरकीबें खेल सकते हैं। अब लगता है कि तुम बस इतने ही हो। मैं वास्तव में निराश हूं। येज़िवेन ने उपहास किया। उस पर जरा सी भी हताशा का भाव नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा, 5 तत्वों की शक्ति अचानक येज़िवेन के शरीर पर घनीभूत हो गई, जिससे एक अतुलनीय रूप से विशाल 5 तत्वों का निर्माण हुआ। येज़िवेन के शरीर से 5 एम्परर्स बैटल आर्मर प्रकट हुए। बूम! येज़िवेन की ताकत तुरंत दूसरे स्तर पर पहुंच गई, पूरी तरह से मिथक दायरे के शिखर की युद्ध शक्ति तक पहुंच गई। 5 तत्वों की यह शक्ति। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने अचानक कुछ सोचा। तुम घातक बच्चे नहीं हो। तुम येज़िवेन हो। आप वास्तव में वांछित येज़िवेन हैं। उसे अचानक याद आया कि कोई देवता रसातल से आया था और उनसे येज़िवेन नाम के व्यक्ति को खोजने के लिए कहा। और इस व्यक्ति के पास एक मार्शल तकनीक थी जो 5 तत्वों की शक्ति को चला सकती थी। वह सोच रहा था कि अचानक पास में ऐसा मास्टर क्यों आ गया, लेकिन वह वांछित येज़िवेन निकला।
हाँ, यह मैं हूँ। लेकिन चाहता था, याओ शेंगकिंग और अन्य लोगों की ताकत के साथ वे मुझे वांछित सूची में डालने के योग्य नहीं हैं। ये सिवेन जोर से हंसा और सीधे अपने मूल रूप में वापस आ गया। उसका अब छिपने का इरादा नहीं था। भले ही वे मुझे खोजने न आए, मैं उन्हें ढूंढता रहूंगा। शुरुआत में ये सिवेन वास्तव में उनसे डरता था, इसलिए उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। हालांकि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक वह याओ शेंगकिंग और अन्य लोगों को ब्लड जेल में ढूंढना चाहता था और भविष्य की किसी भी परेशानी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें मारना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि याओ शेंगकिंग और अन्य लोगों के पास गहरा कौशल था। वे सभी रक्त कारागार की गहराई में खेती कर रहे थे। स्काई बियरिंग कैसल और फ्लाइंग क्लाउड कैसल की तुलना में यह रक्त जेल के केंद्र के करीब था। वहां और भी धमकियां थीं। यह कहा जा सकता है कि वहां अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व काम कर रहे थे। यदि किसी के पास पोवांग दायरे के 9वें स्तर की ताकत नहीं है, तो वह केवल वध होने की प्रतीक्षा कर रहा मेमना हो सकता है। बूढ़ा बटलर दंग रह गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि याओ शेंगकिंग का गिरफ्तारी वारंट न केवल फ्लाइंग क्लाउड कैसल को भेजा गया था, बल्कि स्काई बियरिंग कैसल को भी भेजा गया था। स्काई बियरिंग कैसल भी ये जिवेन पर ध्यान दे रहा था। हालांकि याओ शेंगकिंग केवल पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, वह वास्तव में उनसे अलग था। याओ शेंगकिंग ने कम उम्र में ही पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक साधना कर ली थी, और वह अभी भी देवता रूपांतरण रसातल में साधना के चरण में था। इस बात की काफी संभावना थी कि वह भविष्य में डीएओ सत्यापन में प्रवेश कर सकता है। ऐसे भविष्य के डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ से मित्रता करने के लाभों की उनके भविष्य के लिए कल्पना की जा सकती है। बस इतना ही था कि वांछित आदेश जारी हुए कुछ साल हो गए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। उन्हें नहीं पता था कि एक शिवेन कहाँ गई थी, इसलिए धीरे धीरे सभी का उत्साह गायब हो गया। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंत में ये शिवेन यहाँ छिप जाएगी। यहाँ छुपकर किसी ने नहीं सोचा था कि अगर ये शिवेन अब छिपना नहीं चाहती, तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस समय के दौरान जब ये जिवेन घातक युवा मास्टर के रूप में छुपा हुआ था, तो उसने जो मार्शल आर्ट प्रदर्शित की, वह महान ये जिवेन के समान थोड़ी सी भी नहीं थी। यही कारण था कि किसी को ये शिवेन पर शक नहीं था, भले ही वह एक नवागंतुक था। उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न मार्शल आर्ट को देखते हुए वह महान ये जिवेन से भी बदतर नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उसके लिए महान ये जिवेन होना असंभव होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह असंभव प्रतीत होने वाला व्यक्ति एक शिवेन निकला। हालांकि ऐसी दुविधा केवल एक पल के लिए ही रही। हालांकि डेडली यंग मास्टर ये जिवेन थे, फिर भी ये जिवेन उनकी 9वीं बड़ी थी। यह सच था कि याओ शेंगकिंग शक्तिशाली था। किंवदंतियों के अनुसार पौराणिक चोटी के विशेषज्ञों के बीच एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को खोजना मुश्किल था। हालांकि क्या ये जिवेनहीन थी? पौराणिक चोटी को मारना उतना ही आसान था जितना मुर्गियों और कुत्तों को मारना। इसके अलावा इस स्तर की लड़ाई में वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उनके लिए सबसे बुद्धिमानी यही थी कि वे इससे दूर रहें। जब वे अपने विचारों में खोए हुए थे, ये शिवेन पहले ही अपनी चाल चल चुका था। चूंकि उन्होंने पहले ही अपनी पहचान बहाल कर ली थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे मुक्का मारा। मानव दाव मुट्ठी। बूम! ये जिवेन के नियंत्रण में मानव दाव मुट्ठी एक बढ़ती नश्वर दुनिया में परिवर्तित हो गई। सारी शक्ति एक साथ घनीभूत हो गई, मानो एक साथ असंख्य लोग बोल रहे हों। बढ़ता नश्वर संसार इन अनगिनत लोगों के विचारों से सघन हो गया था। एक पल में यह भयानक विचार एक शक्तिशाली मुट्ठी बल के साथ सीधे एक शिवेन की ओर फटा। एक मायने में ये सांसारिक इच्छाएं एक शिवेन की भयानक मुक्केबाजी से भी अधिक भयानक थीं। उन्होंने फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर के दिव्य विचारों को प्रभावित किया था। फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा एल्डर हर तरफ कांप रहा था। वह ये जिवेन की ह्यूमन डाओ फिस्ट से प्रभावित था और उसे बिल्कुल भी दबा नहीं सकता था। इस वक्त उन्हें एक बड़ा खतरा भी महसूस हुआ। जब से उन्होंने पोवांग चोटी के दायरे में प्रवेश किया, तब से उन्हें कई वर्षों तक दूसरों से खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसे फिर से एक शिवेन से इतना भयानक खतरा महसूस हुआ। ये जिवेन, तुम मर चुकी हो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि याओ शेंगकिंग और जिंग तियानले तुम्हें कितने समय से खोज रहे हैं? वे सब एक साथ आने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। जब वह समय आएगा तो यह तुम्हारी मृत्यु होगी। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने अपने कांपते शरीर को दबा दिया और जोर से दहाड़ा। अगर उन्होंने आने की हिम्मत की तो मैं उन सबको मार डालूंगा। ये शिवेन अजीब तरह से हंसी और उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये जिवेन के सामने फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग पूरी तरह से पागल हो गया था। उन्होंने हैंड ऑफ थंडर मार्श का प्रदर्शन किया। अनगिनत बिजलियां पागलपन से जलने लगीं। फिर वे अनगिनत कानूनों में बदल गए और ये शिवेन की ओर दौड़ पड़े। बूम! लीज के उनके हाथ ने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के बादलों को आकर्षित किया और उन्हें बादलों की परतों में संघनित किया।
एक पल में अनगिनत कर्कश आवाजें उसके द्वारा निर्देशित की गईं और लीज के हाथ को मजबूत किया। वह एक शक्तिशाली वज्र देवता की तरह इन अनगिनत वज्रपातों के केंद्र में खड़ा था। वज्रपात से सब कुछ बह जाएगा। बूम! दोनों पक्ष फिर भिड़ गए। ये ज़िवेन वास्तव में फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, जिन्होंने पहले ही अपनी जीवन शक्ति को जला दिया था। फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग, जिसे एक कोने में रहने के लिए मजबूर किया गया था, ने अपनी जीवन शक्ति को जलाना शुरू कर दिया। वह यह भी जानता था कि यक्षिवेन उन्हें आसानी से जाने नहीं देगी। अगर वो यक्षिवेन को नहीं हरा सका तो वे भी मर जाएंगे। इस समय वह अब और अधिक परवाह नहीं कर सकता था। आपके पास कुछ कौशल है, लेकिन यह अंत है। क्या आपको लगता है कि मेरी चीजों को निगलना इतना आसान है? बाहर आओ। ये ज़िवेन ने अपने बड़े हाथ से उस खालीपन को पकड़ लिया। शून्य में एक हिंसक उतार चढ़ाव था। अचानक फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर का दाहिना हाथ भीतर से अनगिनत ताकतों द्वारा बह गया। पल भर में ही वह सीधे धमाका हो गया। अंदर स्पीयर ऑफ थंडर उड़ गया और तुरंत यक्षिवेन के हाथ में वापस आ गया। आप फ्लाइंग क्लाउड कैसल का दूसरा बुजुर्ग एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। इस समय वह कैसे नहीं समझ सकता था कि पहले से बिजली का भाला छीनना यक्षिवेन की योजना होनी चाहिए। वह मूल रूप से बहुत उत्साहित था, यह सोचकर कि वह एक शक्तिशाली छद्म दिव्य उपकरण छीन सकता है। इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। प्रत्येक शक्तिशाली छद्म दिव्य उपकरण में एक दिव्य उपकरण के रूप में पदोन्नत होने की योग्यता थी। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। मैं देखना चाहता हूं कि फ्लाइंग क्लाउड कैसल ने किस तरह की साजिश रची है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सीधे मुट्ठी अवतार में शामिल हो गए। उसकी ताकत अचानक दूसरे स्तर से बढ़ गई। यह देखकर कि ये ज़िवेन की ताकत एक और स्तर तक बढ़ गई थी, उड़ते हुए बादल किले में हर कोई निराशा में था। यक्षिवेन के लिए अब इससे निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यदि वह किसी अन्य मार्शल आर्ट अवतार के साथ विलीन हो जाता है तो यह अकल्पनीय था कि उसकी ताकत कितनी अत्याचारी होगी। जाओ, सेना में शामिल हों। अगर हम सेना में शामिल नहीं होते हैं तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी आज नहीं जा पाएगा। मिथक क्षेत्र के शिखर पर शेष 3 विशेषज्ञों ने जमकर कहा। इस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। सेना में शामिल हों। क्या आप जीत गए हैं? ये ज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसने एक झटके में अचानक हमला कर दिया। शून्य अचानक उसके द्वारा फाड़ा गया था। शून्य से एक मुट्ठी फूटी। न धुआं था न आग, जरा सा भी संकेत नहीं था। मुट्ठी सीधे मिथक दायरे के चरम पर विशेषज्ञ की छाती पर लगी। मिथक क्षेत्र के शिखर पर मौजूद इस विशेषज्ञ के पास चीखने तक का समय नहीं था। वो सीधे यक्षिवेन की मुंह से उड़ गया था। उसके मांस और खून को यक्षिवेन ने हड़प लिया था। इस समय सभी ने केवल प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें नहीं पता था कि कब यक्षिवेन ने फिर से हमला किया। साथ ही उसकी रफ्तार पहले से भी तेज थी। यह बेहद तेज था। उन्होंने उन्हें प्रतिक्रिया का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने देखा कि उसके सामने एक और व्यक्ति मारा गया था। वह तुरंत पागल हो गया। उसने विशाल आकाश में अनगिनत थंडर ड्रैगन चलाए और यक्षिवेन की ओर जमकर झपटा। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि क्या करे। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। यक्षिवेन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने अचानक एक हाथ से पकड़ लिया और उसे एक बड़े सुनहरे हाथ में बदल दिया। फिर यह एक पंजे में संघनित हो गया। सोल क्रशिंग ब्लड पंजा। 5 खूनी दरारें बड़ी और बड़ी होती गईं। यह सीधे फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर के शरीर पर लगा। फाड़ना। उसका शरीर कपड़े के टुकड़े की तरह टुकड़ों में फट गया था। खून के छींटे उड़े और हड्डी के टुकड़े हवा में घूमने लगे। वो ये ज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। यक्षिवेन की युद्ध शक्ति अपने चरम पर पहुंचने से पहले वह अभी भी यक्षिवेन के साथ लड़ सकता था। हालांकि मार्शल आर्ट अवतार के साथ विलय के बाद ये ज़िवेन की ताकत पहले ही एक और शिखर पर पहुंच गई थी। अब पहले जैसा नहीं रहा। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे एल्डर को ये ज़िवेन द्वारा मारे जाने के बाद पोवांग दायरे के बाकी 2 मास्टर्स को आखिरकार डर महसूस हुआ। उन्होंने अपने सामने यक्षिवेन को डर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं था, बल्कि एक पौराणिक राक्षस था। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि वे सामने वाले से नहीं लड़ सकते। लगभग तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सभी दिशाओं में भाग गए। वे सभी दिशाओं में क्यों भागे, इसका कारण यह था कि जब पेड़ गिरता तो बंदर बिखर जाते। वे अकेले नहीं थे जो भाग गए थे। साधारण मिथक अभिजात वर्ग भी दर्द में चिल्लाया और भाग गया। लेकिन यक्षिवेन उन्हें भागने कैसे दे सकती थी? हिलते हुए माउंटेन सील। सी सील को उल्टना, आकाश की सील को पलटना। 1 में 3 मोहरें। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी भींच ली और पाया कि शून्य में अनगिनत कानूनों की शक्ति घूमने लगी। एक पल में 3 भयानक मोहरें घनीभूत हो गईं।
ये 3 अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मुहरें एक पल में एक साथ विलीन हो गईं, एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जिसने आकाश की तिजोरी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। टकरा जाना, एक में 3 मुहरें पूरी तरह गिर गईं। यह ऐसा था जैसे कोई अतुलनीय विशाल पर्वत धराशायी हो गया हो। यह इतना विशाल था कि इसने पूरे पहाड़ को ढंक लिया। बूम! हालांकि ये लोग बहुत जल्दी भाग निकले, फिर भी वे येकशिवेन की गति की तुलना कैसे कर सकते थे। लगभग बिना किसी रहस्य के वे येज़िवेन की एक में 3 मुहरों द्वारा कुचल दिए गए थे। इस समय स्काईबियरिंग कैसल के स्वामी पूरी तरह से गूंगे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। वे बेबसी से येकशिवेन को इन शीर्ष मास्टर्स का पूरी तरह से वध करते हुए देख रहे थे। जब उन्होंने येकशिवेन को देखा तो उनकी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन येकशिवेन ने इसकी परवाह नहीं की कि वे क्या सोच रहे थे। उसने सीधे बूढ़े बटले की ओर देखा और कहा, अब तक स्काईबियरिंग कैसल लंबे समय से नहीं आया है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। चलो चलते हैं, चलो तुरंत वापस चलते हैं। ब्लडस्टोन माइन के अंदर स्काईबियरिंग फोर्ट्रेस और ब्लडस्टोन माइन के बीच 2 तरफा स्पेस चैनल था। हालांकि यह गठन आसानी से सक्रिय नहीं होगा। एक बार जब यह सक्रिय हो गया तो इसके लिए दसियों हजार ब्लडस्टोन की खपत की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड प्रिजन में अंतरिक्ष के नियम और भी सख्त थे। टेलीपोर्ट करना बाहरी दुनिया की तुलना में 100 गुना या 1000 गुना अधिक कठिन था। आमतौर पर यह तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो। हालांकि इस समय किसी को भी इस नियम की परवाह नहीं होगी। हालांकि येकशिवेन सभी को साथ नहीं लाए, वह केवल पुराने बटलर को लाया और मौके पर ही टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। अंधेरे की अवधि के बाद वे स्काईबियरिंग किले में दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को स्थिर किया, अनगिनत चीखें दूर से उनके कानों में पहुंचीं। जहां तक नजर जा सकती थी, अनगिनत रक्त राक्षस आकाश धारण करने वाले दुर्ग पर उन्माद में आक्रमण कर रहे थे। हिस, यह रक्त दानव ज्वार है। बूढ़े बटले के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने सोचा कि रक्तपत्थर की खान काफी खतरनाक थी। हालांकि यह रक्त दानव ज्वार की तुलना में कुछ भी नहीं था। रक्त जेल में रक्त दानव ज्वार दुर्लभ नहीं था। पुराने बटलर ने वर्षों में इसे कई बार देखा था। हालांकि इतने बड़े पैमाने में से एक को देखना दुर्लभ था। वे ब्लडस्टोन माइन में भी रह सकते हैं। जहां तक जा सकती थी, हजारों ली के भीतर रक्त दानवों की सेना हर जगह थी। उनमें से कितने थे यह कोई नहीं बता रहा था। एक बार जब रक्त दानवों द्वारा उनकी रक्षा भंग कर दी गई तो उनमें से एक भी बच नहीं पाएगा। इसके विपरीत येज़िवेन लगभग 5 वर्षों से रक्त कारावास में था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने प्रसिद्ध रक्त दानव ज्वार को देखा था। अचानक वह समझ गया कि रक्त दानव ज्वार के उल्लेख पर सभी के भाव क्यों बदल गए। रक्त दानव ज्वार का भयानक दृश्य जो हजारों मील तक फैल गया था, एक सामान्य व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए डराने के लिए पर्याप्त था, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। असंख्य रक्त दैत्यों की गर्जना तीक्ष्ण और अप्रिय थी। उन सभी को अन्य सभी ध्वनियों को कवर करते हुए स्काईबियरिंग किले में प्रेषित किया गया था। दूसरे क्या चिल्ला रहे थे यह कोई नहीं सुन पा रहा था। सौभाग्य से हर कोई अभी भी अपने दिव्य विचारों से संवाद कर सकता था, अन्यथा इतने शोर शराबे की स्थिति में उनके पास संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। जाओ और अन्य बुजुर्गों को पत्थर की खदान के बारे में बताओ। मैं जाकर पहले देख लूंगा। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही स्काईबियरिंग किले की शहर की दीवार पर था। इस समय रक्त दानवों ने स्काईबियरिंग किले को पूरी तरह से घेर लिया था। आसमान में या जमीन पर कोई अंधे धब्बे नहीं थे। अनगिनत मंत्र रचनाएं जिन्हें तब से दफन कर दिया गया था जब सभी जीवन में आए थे। उन्होंने रक्त दानवों की भीड़ में बहने वाली ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित कीं। कई रक्त दानव समय पर चकमा नहीं दे सके और ऊर्जा की धारा से सीधे वाष्पित हो गए। हालांकि इसका बहुत कम उपयोग हुआ। रक्त दानव बहुत अधिक थे। हालांकि वहां काफी संख्या में मार्शल कलाकार थे, लेकिन वे रक्त के राक्षसों की तुलना में फीके थे जिन्होंने पूरे रक्त जेल पर कब्जा कर लिया था। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। हर पल सैकड़ों और हजारों रक्त दानवों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो पीड़ा महसूस की थी उसने उनके पहले से ही भयानक भावों को और भी भयानक बना दिया था। उसी समय स्काईबियरिंग किले की सरनी संरचनाएं एक एक करके बिखरती दिख रही थीं। हर बार जब कोई व्यूह रचना टूटती थी तो आकाश धारण करने वाले दुर्ग के अंदर छुपे मार्शलिस्ट अनगिनत रक्त राक्षसों द्वारा तुरंत खा लिए जाते थे। एक हड्डी भी नहीं बची थी। हालांकि वे सभी पौराणिक विशेषज्ञ थे, लेकिन राक्षसों के भयानक ज्वार का सामना करने पर उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वे एक पल के लिए संघर्ष किया और राक्षसों द्वारा भस्म कर दिया गया। स्काईबियरिंग फोर्ट्रेस के कई पौराणिक विशेषज्ञ जब इस दृश्य को देखते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन पीला पड़ जाते हैं। उन्हें डर था कि रक्त दानव उनके सामने दौड़कर आएंगे और अगले ही पल उन्हें खा जाएंगे। धिक्कार है, इतने सारे रक्त दानव क्यों हैं? मुझे मत बताओ कि वे वास्तव में पूरे आकाश धारण करने वाले किले को तोड़ चुके हैं।
यह बहुत संभव है। ऐसा नहीं है कि स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस को इतिहास में रक्त दानव ज्वार द्वारा कभी नहीं तोड़ा गया है। एक विशेष रूप से बड़ा रक्त दानव ज्वार था जो स्काई बियरिंग किले के माध्यम से टूट गया। उस समय सभी मार्शल कलाकारों को रक्त दानवों ने निगल लिया था। न केवल स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस बल्कि फ्लाइंग क्लाउड फोर्ट्रेस जैसे कई अन्य किले भी रक्त राक्षसों द्वारा भंनकर दिए गए थे। ऐसा कहा गया था कि उस समय एक शक्तिशाली दाव पुष्टिकरण स्तर के रक्त दानव ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया था। यही कारण है कि वे किले इतने कमजोर थे। हालांकि इस बार भले ही यह इतना भयानक न हो, मुझे डर है कि हम अभी भी खतरे में हैं। हमारे प्रसारण सरणी के बारे में क्या वे सभी उन बुजुर्गों के कब्जे में हैं? कोई और रास्ता नहीं है। हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं। सरणी को बाहर से पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। हम केवल प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। हमारा बचना नामुमकिन है। धिक्कार है। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं इन जानवरों को अपने साथ नर्क में घसीट लूंगा। मैं उन्हें आसान नहीं होने दूंगा। जब उन्होंने सुना कि टेलीपोर्टेशन एरे का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है तो सभी के चेहरे राख हो गए। तब वे ऐसे दिखते थे जैसे वे एक साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट हों। उन्हें एक मृत अंत में मजबूर किया गया था। मौत से लड़ने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे केवल दीवार के खिलाफ अपनी पीठ के बल लड़ सकते थे। बिना लड़े उनके लिए आत्मसमर्पण करना असंभव था। बूम बूम बूम, भयानक विस्फोटों की एक श्रृंखला शून्य से आई। एक अत्याचारी विशेषज्ञ ने अपनी चाल चली थी। यह एक छोटा और मोटा फिगर था। येज़िवेन ने अपनी आंखें उस पर टिका दी और देखा कि वह उड़ते हुए बादल महल का दूसरा बुजुर्ग था। यह क्षेत्र शायद वह क्षेत्र था जिसकी रक्षा के लिए वह जिम्मेदार था। स्काई बेयरिंग कैसल के गठन के रक्त राक्षसों के खतरे में आने के बाद वह कार्रवाई करेगा। हमलों की इस लहर को कम करने के बाद उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद को ओवरएक्सेट किया था। शुरुआत से लेकर अब तक खतरा लगभग हर बार एक समय में दिखाई देगा। यहाँ तक उन्हें बार बार कार्रवाई करनी पड़ती थी जिससे उनकी रियल एलिमेंटल एनर्जी का तेजी से उपभोग होता था। हुश, पलक झपकते ही वो पहले से ही येज़िवेन के बगल में था। उसने आकाश में रक्त दानव ज्वार को देखा और कहा, बूढ़े जीव, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो तुम प्रसिद्ध येज़िवेन हो। जाहिर है उसने पुराने बटलर से येज़िवेन की पहचान के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। हा, कोई जो याओ शेंगकिंग और जिंग तियानलेई को इतना नर्वस बना सकता है, वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे पता था कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन मुझे आपसे इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। मैं लगता है कि आप देवत्व रसातल द्वारा पोषित एक प्रतिभाशाली होना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं भी 1000 साल पहले था, लेकिन मैं कुछ 100 साल पहले ही पौराणिक दायरे के चरम पर था। अब कुछ 100 वर्षों के बाद मैं अब भी वही हूँ। येज़िवेन की हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति को देखकर स्काई बियरिंग कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने सच बोला। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया और कहा, आप शायद यहाँ नए हैं, इसलिए आप नहीं जानते। हमारे जैसे ट्रैश एक बार डिफिकेशन एबिस द्वारा पोषित जीनियस थे। दुर्भाग्य से मैं दाव सत्यापन के दायरे में नहीं आ सका। अंततः अब मैं केवल इस रक्त कारागार में घूम सकता हूँ और हर साल देवत्व रसातल द्वारा सभी प्रकार के भारी शोषण को सहन कर सकता हूँ। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ किसी के डीएओ को साबित करना आसान है? येज़िवेन थोड़ा अवाक रह गई। वह पहले तो थोड़ा हैरान हुआ। पौराणिक क्षेत्र के ये विशेषज्ञ कहाँ से आए? ये सभी बाहर से आए थे। यह बहुत उचित नहीं लगा। हालांकि स्काई बियरिंग कैसल के दूसरे एल्डर ने जो कहा उसे सुनने के बाद सब कुछ स्पष्ट लग रहा था। यहाँ ज्यादातर लोग शायद वे लोग थे जो जीनियस सीड सिलेक्शन में फेल हो गए थे। यह सिर्फ इतना था कि वे असफल रहे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे और आखिरी बार लड़ना चाहते थे। वे यहाँ सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक रहेंगे। बाहरी दुनिया में वे दुनिया के मालिक थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे। यहाँ तो वे साधारण लोग थे, फिर भी वे इसे करने को तैयार थे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था अपने दाव को सिद्ध करना। आप 2 साल पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। मूल रूप से मैं समझ सकता था कि आपने अपनी पहचान क्यों छिपाई। अब जब आपने अपनी पहचान की घोषणा कर दी है तो स्पष्ट रूप से आपके पास याओ शेंगकिंग के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास है। स्काई बियरिंग कैसल के दूसरे एल्डर ने पहले ही कुछ बुनियादी चीजों का एक पल में विश्लेषण कर लिया था। भले ही उसके पास पहले ज्यादा जानकारी न हो, यह देखा जा सकता था कि वह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। वह 7 छिद्रों के हृदय वाले व्यक्ति भी थे। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम शायद आज यहाँ मर जाओगे। अगर तुम वापस नहीं आते तो तुम बच सकते थे। हालांकि अब जब आप वापस आ गए हैं तो आप वापस नहीं जा पाएंगे। रक्त दानव ज्वार इस समय बहुत बड़ा और बहुत अजीब है। कोई चिन्ह ही नहीं थे। मुझे शुरू में शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने भी अभी सुना। अब मुझे यकीन है कि यह फ्लाइंग क्लाउड कैसल से संबंधित होना चाहिए।
रक्त जेल में, हालांकि रक्त दानव ज्वार समय समय पर हुआ, प्रत्येक रक्त दानव ज्वार का एक कारण था, और यह आमतौर पर स्वर्ग और पृथ्वी में रक्त क्यूई के परिवर्तन के कारण होता था। बिना किसी चेतावनी के रक्त दानव ज्वार का अचानक फूट पड़ना असंभव था। हा, वह जगह जो मुझे दफन कर सकती है अभी तक प्रकट नहीं हुई है। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। उनकी आंखें दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थीं। उनके पास एक प्रकार का अजेय आचरण था, जैसे कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। इस समय एक शक्तिशाली रक्त दानव ज्वार फिर से आ गया। इससे पहले कि स्काई बियरिंग कैसल का दूसरा एल्डर कुछ कर पाता, येज़िवेन ने मोर्चा संभाल लिया। उसके हाथ में एक गड़गड़ाहट का भाला दिखाई दिया और उसने सीधे उस पर वार किया। अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन भाले की नोक पर दिखाई दिए, सब कुछ नष्ट कर दिया। रक्तदानव ज्वार उसके द्वारा तुरंत हल किया गया था। रक्तदानव ज्वार चाहे किसी भी स्तर का हो, वह एक शिवेन के भाले से नहीं बच सका। ये सभी येज़िवेन के भाले से मारे गए और रक्त क्यूई में बदल गए, जिससे आसमान भर गया। येज़िवेन ने मार्शल आर्ट परिवर्तन की कला के साथ उन्हें अपने शरीर में समाहित कर लिया। पिछले हमले में उपयोग की गई मार्शल आर्ट की सीधे भरपाई की गई थी। इसके अलावा फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक लगातार उसकी क्यूई की भरपाई कर रही थी, जिससे वह किसी भी समय अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सकता था। लोगों की संख्या के आधार पर उसे मारना काफी दूर था। अच्छा, ओल्ड 9, कितना शक्तिशाली मार्शल यंत्र है, हालांकि आपकी भाला तकनीक बस इतनी ही है। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कराते हुए कहा। उन्होंने तुरंत इस तथ्य की ओर इशारा किया कि भाले की तकनीक में येज़िवेन की साधना इतनी ही थी। येज़िवेन नाराज नहीं थी, यह अपने आप में एक सच्चाई थी। वह इस पहलू में विशेषज्ञ नहीं थे। ओल्ड 9, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप स्काई बियरिंग कैसल के बॉस बनना चाहते हैं? हालांकि स्काई बियरिंग कैसल बड़ा नहीं है, अगर आप ब्लड जेल पर हावी होने की योजना बनाते हैं तो इसे नींव भी माना जा सकता है। ओल्ड 9, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हमारे स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के बॉस बनना चाहते हैं? हालांकि हमारा स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस बड़ा नहीं है, अगर आप ब्लड प्रिजन पर हावी होने की योजना बनाते हैं तो इसे नींव माना जा सकता है। स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के दूसरे बुजुर्ग ने येज़िवेन को देखा और गंभीर भाव से कहा। येज़िवेन भी दंग रह गई, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। उनके लिए इस मामले को ऐसा भी नहीं माना गया था जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी। उसके लिए स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस अपनी पहचान छिपाने और एकांत में अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए सिर्फ एक जगह थी। मैं आपको एक संकेत दे सकता हूँ, बॉस मर चुका है। आपके आने से ठीक पहले वह बहला फुसला कर मर गया। उसे सोरिंग क्लाउड फोर्ट्रेस के लोगों द्वारा मार दिया जाना चाहिए था। उनकी पहचान की नेम प्लेट टूटी हुई है। अब हम एक नेता के बिना स्थिति में हैं। हम इस खबर को जनता तक पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करते। नहीं तो हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। रक्षा की रेखा तुरंत ढह जाएगी। स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के दूसरे बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ येज़िवेन को देखा और कहा, चाहे वह ताकत हो या कौशल, आप बहुत उपयुक्त हैं। येज़िवेन ने एक पल के लिए सोचा, यदि वह स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस पर कब्जा कर सकता है तो लाभ स्वाभाविक रूप से बिना कहे चला जाएगा। आखिरकार स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस एक ऐसी ताकत थी जिसे अनगिनत वर्षों से बनाया और स्थापित किया गया था। यदि वह ऐसी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है तो स्वाभाविक रूप से वह कई वर्षों तक संघर्ष कर सकता है। इसके अलावा वह भविष्य में रक्त जेल आधिपत्य में पहल कर सकता है। वह केवल रक्त कारागार की परिधि पर था और जिन लोगों का उसने सामना किया उन्हें शक्तिशाली नहीं माना गया। हालांकि वह जल्द या बाद में रक्त जेल की गहराई में प्रवेश करेगा। उस समय वह निश्चित रूप से रक्त जेल की गहराई में शक्तिशाली अस्तित्व का सामना करेगा। पहले उसने एल्डरकोन से ब्लड प्रिजन की गहराइयों में शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में भी पूछा था। बिना किसी अपवाद के उन सभी की अपनी सेनाएं थीं। उनके पास अनगिनत विशेषज्ञ थे और उनमें से प्रत्येक अत्यधिक अत्याचारी था। मूल रूप से उसके लिए रक्त कारागार का आधिपत्य अभी भी बहुत दूर था। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह अब बहुत दूर नहीं था। आकाश असर किला वास्तव में थोड़ा दूर था और यह अपने बल को स्थापित करने के लिए उसके आदर्श स्थान के अनुरूप नहीं था। हालांकि साथ ही यह तूफान के केंद्र से बहुत दूर था और यह उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय भी देता था। क्या अधिक है, यह उसकी कई वर्षों की कड़ी मेहनत को बचा सकता है। इसके अलावा वह एक दूर जगह के बारे में सोच रहा था। जल्दी या बाद में उसे गहरी दुनिया और प्राचीन उजाड़ युग में लौटना होगा। चाहे वह गहन दुनिया में मानव जाति हो या प्राचीन उजाड़ युग में मानव जाति, अकेले लड़ना पर्याप्त नहीं था। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल अपने आप में मजबूत था। अतीत में ऐसी कितनी स्थितियां हुई हैं। यदि कोई जाति विकसित होना चाहती है तो उन्हें अपनी नींव पर भरोसा करना होगा। किले को संभालने के लिए उन्हें अनगिनत विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। स्काई बियरिंग कैसल के विशेषज्ञ रक्त जेल में स्वाभाविक रूप से बहुत साधारण थे, लेकिन बाहर उनमें से कौन ऐसा अस्तित्व नहीं था जो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था।
किंवदंती क्षेत्र में इन विशेषज्ञों के साथ गहन विश्व और उजाड़ युग की मानव जाति को माउंट ताई के रूप में स्थिर कहा जा सकता है। इससे वह काफ़ी परेशानी से भी बच जाएगा। जब तक आप स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के नए महान बुजुर्ग बनने के इच्छुक हैं, हम आपके दाव को साबित करने में आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हैं। टावरिंग स्काई किले के दूसरे बुजुर्ग ने कहा। यह देखकर कि येज़िवेन थोड़ा स्तब्ध था, वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। रक्त कारागार में यह जंगल का कानून है जहां मजबूत शिकार कमजोरों का शिकार होता है। यह एक नेता के बिना असंभव है। यदि आप अच्छी तरह से विकसित होते हैं तो ही हम उसका लाभ उठा सके। जब कोई व्यक्ति दाव को प्राप्त करता है तो उसके मुर्गे और कुत्ते भी स्वर्ग की ओर उठेंगे। यदि आप भविष्य में दाव हासिल करते हैं तो हमारे टावरिंग स्काई किले को भी टावरिंग स्काई सिटी में अपग्रेड किया जा सकता है। उस समय हम अपने साथ जुड़ने के लिए अनगिनत प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने बहुत ईमानदारी से बात की। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। उसे उम्मीद थी कि येज़िवेन महान बुजुर्ग का पद संभाल सकती है। हम किले के भगवान के रूप में भी आपकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में दाव हासिल करते हैं तो आप शहर के भगवान होंगे। दूसरे बड़े ने एक और महत्वपूर्ण शर्त रखी। वर्तमान में चाहे वह स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस हो या फ्लाइंग क्लाउड फोर्ट्रेस, वे सभी बड़ी प्रणाली के अंतर्गत थे। कोई किला भगवान नहीं था क्योंकि कोई किसी को भी प्रस्तुत करने को तैयार नहीं था। बड़ों की संख्या और इतने पर केवल प्रवेश का क्रम बताया गया। हालांकि यह अब अलग था। यदि वे येज़िवेन को किले के भगवान के रूप में पूजते थे तो इसका मतलब था कि वे उसके अधीनस्थ बनने के इच्छुक थे। यह पहले से बिल्कुल अलग था। इस स्थिति को उदार नहीं कहा जा सकता है। उसने येज़िवेन की जबरदस्त ताकत भी देखी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। इस तरह के एक शक्तिशाली किले के मालिक के साथ उनके स्काई असर किले को अब किसी भी समय किले के नष्ट होने के संकट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अभी रक्त जेल की गहराई में कई अत्याचारी अस्तित्वों ने भी अपनी स्वयं की सेनाएं स्थापित की हैं। रक्त दानव, विदेशी ताकतवर और दूसरे जिले और यहां तक पहले जिले से शक्तिशाली अस्तित्व भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके दिव्य राष्ट्रों से संबंधित है। जहां तक कारण की बात है, मैंने डीएओ हासिल नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। हालांकि इसका उनकी खेती के साथ एक बड़ा रिश्ता होना चाहिए। स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के दूसरे बुजुर्ग येज़िवेन को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसने येज़िवेन को कितना महत्व दिया होगा। येज़िवेन ने अभी तक अपने दाव की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए उसके पास अभी इसके बारे में पूछने के लिए ये मोह नहीं था। हालांकि कोई कारण होना चाहिए क्योंकि अन्य दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ ऐसा कर रहे थे। येज़िवेन के पास इसके बारे में पूछताछ करने के लिए ये मोह नहीं थे। हालांकि वह विशिष्ट कारण नहीं जानता था, फिर भी पहले से तैयार रहना हमेशा अच्छा होता था। साथ ही उन्होंने इसके नफा नुकसान पर भी विचार किया। इस मामले को एक जीत की स्थिति कहा जा सकता है। उसने अपनी सेना की नींव जीत ली थी और स्काई बियरिंग किले ने एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक छतरी भी जीत ली थी। दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं था और बिना कारण प्यार नहीं था। स्वाभाविक रूप से वहां एक कारण होना चाहिए कि स्काई बियरिंग किले में लोग इतने चौकस क्यों थे। फिर मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि क्या यह आपका विचार है या अन्य बुजुर्ग सहमत थे? येज़िवेन ने पूछा। जिन बुहुआन ने फोर्ट मास्टर को बधाई दी। स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस के दूसरे बुजुर्ग ने जल्दी से अपने हाथों को सहलाते हुए कहा। वह वास्तव में येज़िवेन को एक मालिक के रूप में मान रहा था, न कि पहले की तरह एक समान अस्तित्व के रूप में। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसने येज़िवेन पर अपना सारा खजाना दांव पर लगा दिया था, यह शर्त लगाते हुए कि येज़िवेन दाव हासिल कर सकती है। येज़िवेन मदद नहीं कर सकती थी लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। केवल अब वह जानता था कि स्काई बियरिंग किले के दूसरे बुजुर्ग का नाम जिन बुहुआन था। पहले तो उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने केवल स्काई बियरिंग किले को अपने जीवन में एक पड़ाव के रूप में माना। चिंता मत करो फोर्ट मास्टर, हमने अभी अभी अपनी दिव्य इंद्रियों से संवाद किया है। हम सब सहमत हैं कि आप हमारे फोर्ट मास्टर बनेंगे। हालांकि फोर्ट मास्टर, क्या हमें पहले हमारे सामने रक्त दानव ज्वार का समाधान नहीं करना चाहिए? वरना सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आईने में फूल और पानी में चांद। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जिन बुहुआन ने मुस्कराते हुए कहा। येज़िवेन समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। हालांकि उनका भी यही इरादा था। चूंकि वह फोर्ट मास्टर बन गया था, इसलिए उसे फोर्ट मास्टर की भावना दिखानी थी। मूल रूप से स्काई बियरिंग किले का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस उसकी नींव थी। जिसने भी उसकी नींव को नष्ट कर दिया, वह उसकी जान लेने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से वह इसे जाने नहीं देंगे। बस समय आने पर मैं तुम्हें अपना साधन भी दिखा दूंगा। येज़िवेन जानते थे कि यद्यपि वे उन्हें फोर्ट मास्टर बनने देने के लिए सहमत हो गए थे, फिर भी उन्हें उनका दिल जीतने के लिए पर्याप्त ताकत दिखानी थी।
इस दुनिया में जहां कमजोर मजबूत के शिकार थे, ताकत ही सब कुछ की नींव थी। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके हाथ में वज्र भला आश्चर्यजनक गति से फुसफुसाया। यह सीधे आकाश में उड़ गया, जैसे कि उसने आकाश में एक बड़ा छेद कर दिया हो। सैकड़ों और हजारों रक्त दानव तुरंत वाष्पीकृत हो गए। एक नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे खून से रंगे आसमान में कोई बड़ा छेद कर दिया गया हो। टकरा जाना। इसके तुरंत बाद वज्र भला सीधे गड़गड़ाहट की असीम शक्ति के साथ बिजली के दलदल में बदल गया और फिर नीचे गिर गया। बूम! भयानक गर्जना के साथ लंबा भला भयंकर रूप से जमीन पर गिरा और सैकड़ों मील के दायरे वाले एक विशाल गड्ढे को फोड़ दिया। इस सीमा के भीतर सभी रक्त दानव वज्रपात की शक्ति से वाष्पीकृत हो गए थे। एक पल के लिए रक्त राक्षसों की अंतहीन सेना के बीच में एक बड़ा खाली क्षेत्र साफ हो गया। ये ज़िवेन की आकृति भाले के अंत में चुपचाप आ गई। वह गर्व से खड़ा हो गया और अपने चारों ओर अनगिनत रक्त राक्षसों को ठंडी आंखों से देखा। इतना बलवान! कौन है वो शख्स? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? किसी ने कहा। वह ये ज़िवेन की ताकत से पूरी तरह से चौंक गया था। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे वह आसमान से उतरा हो। वह नौवां एल्डर है। नौवें एल्डर की असली पहचान डेडली यंग मास्टर नहीं, बल्कि ये ज़िवेन है। वह ये ज़िवेन है जिसे कुछ साल पहले तीसरे जिले के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक याओ शेंग किंग और जिंग तियानलेई द्वारा संयुक्त रूप से चाहा गया था। क्या ये ज़िवेन वह अब हमारा फोर्ट मास्टर है? कुछ जानकार लोगों को पहले ही खबर मिल गई थी कि स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस, जिसका मूल रूप से कोई फोर्ट मास्टर नहीं था, वास्तव में उसका पहला फोर्ट मास्टर था। इस तरह के झटके की कल्पना की जा सकती थी और इससे भीड़ में काफी हंगामा हुआ। हालांकि हंगामा कुछ देर ही चला। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे रक्त राक्षस थे और उनके पास ऐसी चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था। दूसरे, वे शासक वर्ग नहीं थे। उनके लिए चाहे वह किला मास्टर हो या बुजुर्ग जो शासन करते थे, कोई अंतर नहीं था और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उन्होंने जल्दी से ये ज़िवेन को पहले फोर्ट मास्टर के रूप में शांति से स्वीकार कर लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये ज़िवेन के पास वास्तव में इतनी ताकत थी। अभी अभी उनके इस कदम ने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। पौराणिक क्षेत्र के शिखर पर भी ऐसी शक्ति दुर्लभ थी। फोर्ट मास्टर, बस उनके लिए यह करो। उन्हें अपनी ताकत देखने दो और साबित करो कि हमने गलत चुनाव नहीं किया। जिन बुहुआन बड़बड़ाया। जबकि हर कोई अभी भी चौंकाने वाली खबरों में डूबा हुआ था, ये ज़िवेन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि उसके भाले ने बहुत सारी जगह साफ कर दी थी, फिर भी बहुत सारे रक्त राक्षस थे। लगभग एक ही पल में पूरा स्थान फिर से भर गया। अनगिनत रक्त राक्षस गर्जना कर रहे थे और ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अंतहीन रक्त बादलों में अनगिनत क्रूर रक्त दानव थे। सभी प्रकार के रक्त दानव थे और उनके शरीर अनगिनत रक्तसार से संघनित थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और मिथक क्षेत्र में कई रक्त दानव थे। उनमें से कई रक्त राक्षस थे जो बहुत लंबे थे। उनमें से कुछ हजारों झांग लंबे थे और उनके पंजे पहाड़ों की तरह थे जैसे वे टूट गए। इसके अलावा ये रक्त दानव सामान्य जीव नहीं थे। उनमें से कई के पास बुद्धि थी और वे रक्त की दुनिया में रक्त दानवों की तरह नहीं थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन सभी ने एक अजीब तरह की मार्शल आर्ट की खेती की। यह किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से अलग थी जिसे ये ज़िवेन ने पहले देखा था। यह सबसे अजीब बात थी। हालांकि इस रक्त जेल में इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस तरह की मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं था। वे सीधे उस रक्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे जिसने पूरे रक्त कारागार को भर दिया था। यह बहुत अजीब था। यद्यपि उनके पास बुद्धि थी, वे क्रूर और हत्यारे थे। वे लड़ने वाली मशीनों की तरह थे और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे मर नहीं जाते। विशेष रूप से जब ये ज़िवेन ने अपनी जादुई आंखें खोलीं तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इन रक्त राक्षसों में न केवल मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, बल्कि गहराई में छिपे चरम मिथक रक्त दानव भी थे। वे ही थे जो इन रक्त राक्षसों को नियंत्रित कर रहे थे और उन्हें बार बार आकाश धारण करने वाले किले पर हमला करवा रहे थे। मिथक क्षेत्र के चरम पर शक्तिशाली रक्त राक्षसों के पास एक अवर्णनीय रक्त आभा थी जो फैल गई और अजीब चित्र बन गए। यह शक्तिशाली दैवीय क्षमताओं का एक समूह था और इसने दिखाया कि रक्त दानवों की उनकी मार्शल आर्ट के बारे में समझ गहन स्तर तक पहुंच गई थी। ये ज़िवेन की हरकतों ने स्पष्ट रूप से मिथक दायरे के चरम पर एक रक्त दानव को चिंतित कर दिया था। यह एक लंबा, मानवीय रक्त दानव था जो पहाड़ जैसा दिखता था। उसने अपना सिर उठाया और ये ज़िवेन को देखा। एक जोड़ी बड़ी बड़ी रक्तरंजित आंखें ये ज़िवेन को घूर रही थीं। वे अंतहीन हत्या के इरादे से भरे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग मिट गया हो। उसकी आंखों में कोई और भाव नहीं था और उसके शरीर से एक भयानक खूनी आभा निकल रही थी। बच्चे, जाओ इन सब बाहरी लोगों को खाओ और उनका सब कुछ लूट लो। यद्यपि हम रक्त कारागृह में दबे हुए हैं और साधना नहीं कर सकते, फिर भी हम अपना मार्ग सिद्ध कर सकते हैं।
जब तक हम अपना रास्ता साबित करते हैं, हम एक क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमें नियंत्रित कर सके। रक्त दानव ने मानव भाषा में बात की। फिर येज़िवेन ने आसमान से एक अत्याचारी शक्ति को उड़ते हुए महसूस किया, जो उन रक्त राक्षसों को रक्त लाल नदी बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी, जो उसे मारने के लिए येज़िवेन की ओर दौड़ रही थी। सभी दिशाओं से रक्त राक्षसों का अंतहीन ज्वार उमड़ रहा था। उनके घिनौने चेहरों को देखना ही घुटन महसूस करने के लिए काफी था। हालांकि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में जकड़नी और मुक्का मारा। मानव दाव मुट्ठी। बूम! येज़िवेन के लोग दाव फिस्ट ने नश्वर दुनिया की एक अंतहीन शक्ति का गठन किया और बह गए। शून्य में विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया। ये रक्त राक्षस जो अभी अभी आक्रामक रूप से भाग रहे थे, उन्हें येज़िवेन ने एक पल में उड़ा दिया। बूम! चारों ओर का आकाश पल भर में चकनाचूर हो गया। वे रक्त राक्षस जो येज़िवेन के मुंह से उड़ गए थे, वे भी बड़ी मात्रा में रक्त क्यूई में बदल गए। रक्त क्यूई रक्त क्षेत्र के हृदय द्वारा एकत्र किया गया था और फिर उसके शरीर में गिर गया। उन्होंने इसे आत्मसात करने की कला के साथ आत्मसात कर लिया। यद्यपि इसने थोड़े समय में उसकी साधना को आगे नहीं बढ़ाया, इसने अभी अभी उसके शरीर को शुद्ध किया और उसके उपभोग की पूर्ति की। हुआ गोंग महान कानून इतना दबंग था कि यह लगभग कहा जा सकता था कि इसके बारे में बात करने का कोई कारण नहीं था। हुआ गोंग महान कानून के ऊर्जा अवशोषण के साथ फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की सहायता से यह कहा जा सकता है कि जब तक वह घोस्ट हॉट फायर अरे का उपयोग नहीं करता था, जो कि उसके ऊर्जा के स्तर से बहुत परे था, वह लगभग एक अजेय स्थिति में था। उसके जेन युआन को खत्म करना असंभव था। इन रक्त राक्षसों के सभी रक्तसार को येज़िवेन ने अवशोषित कर लिया और सीधे रक्त क्षेत्र के दिल में डाल दिया। येज़िवेन ने पाया कि इन रक्त राक्षसों के मरने के बाद, रक्त क्षेत्र के दिल से गुजरने के बाद, वे बेहोश होकर एक प्रकार का रक्त मार्शल दाव बाहर लाए। यह एक तरह का मार्शल दाव था जिससे वह पहले कभी संपर्क में नहीं आए थे। उन्होंने रहस्यमयी जगह में इसका जमकर विश्लेषण किया। येज़िवेन ने अपने दिल में सोचा, उन्हें अब अनुभवी और जानकार माना जाता था। हालांकि उन्होंने कुछ मार्शल दाव के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने इसे पहले देखा था। वह वास्तव में इस रक्त दानव के ब्लड मार्शल दाव के बारे में नहीं जानता था। बेधड़क उन्होंने उसमें से कुछ बातें निकाल भी लीं। हालांकि इसका सीधे अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था, इसने उनके ज्ञान का भी विस्तार किया, जिसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य माना गया। हालांकि उसने बड़ी बड़ी चालों का इस्तेमाल करना जारी रखा और बहुत सारी क्यूई का उपभोग किया, रक्त राक्षसों के साथ खुद को क्यूई और रक्त को फिर से भरने के लिए, जो कि येज़िवेन ने खो दिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि ये रक्त राक्षस उन रक्त राक्षसों के नियंत्रण में थे जो मिथक क्षेत्र के चरम पर थे, इसलिए वे इतने उग्र और निडर थे। अन्यथा हमले के इतने लंबे समय के बाद भी वे आकाश के किले को नहीं गिरा सकते थे। अन्यथा ये रक्त राक्षस जो बुद्धि में कम नहीं थे, बहुत पहले ही हट गए होते। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले राजा को बंदी बनाओ, एक आदमी को मारने के लिए पहले घोड़े को गोली मारो। येज़िवेन भी इस सिद्धांत को समझती थी। तो यह कहा जा सकता है कि वह लगभग अपने हाथ में एक वज्र भाला पकड़े हुए था, जो रक्त राक्षसों के समूह में अपना रास्ता बना रहा था। उनका लक्ष्य अत्यंत शक्तिशाली रक्त दानव था जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था। बूम बूम बूम! दुर्जय शक्ति का विस्फोट जारी रहा। वज्र की शक्ति ही दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति थी, साथ ही यह अतुलनीय रूप से विस्फोटक भी था। तो ज़िवेन की गड़गड़ाहट भला विशद और विशद रूप से वज्र शक्ति के अचानक विस्फोट के परिणामस्वरूप प्रकट हुई थी। हर बार जब भी येज़िवेन वज्र भाले से हमला करता, तो उसके द्वारा बड़ी संख्या में रक्त राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया जाता। दूरी में फास्किया बुहुआन अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन इतना अत्याचारी होगा। वह पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर भी था, मिथक क्षेत्र के शिखर पर एक अस्तित्व। वह अपने आप को छोटा नहीं कर सका। ऐसे में अगर वह सीधा हमला करता तो स्वाभाविक रूप से उसकी तुरंत मौत नहीं होती। हालांकि वह शायद फंस जाएगा और 1 इंच भी हिलने में असमर्थ होगा। अंत में वह मौत के घाट उतर जाएगा। जहां तक ज़िवेन की बात है, वो दाएं और बाएं हमला कर रहा था। उसे उसके लिए बिल्कुल भी मैच होने की जरूरत नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि उनकी चोटें अजेय थीं। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि येज़िवेन के सभी हमले बड़ी चालें थीं। वे तोप के गोले की तरह थे जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर में बढ़ता हुआ ची और रक्त कभी कम नहीं हुआ था। यह एक पल के लिए बढ़ना बंद नहीं हुआ। यह एक महान नदी की तरह था। लोग दूर से ही बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकते थे। उनके बीच का फासला साफ था। अगर वह शुरुआत में अभी भी थोड़ा असंबद्ध था, तो अब वह पूरी तरह आश्वस्त था। ताकत, यह उस व्यक्ति की सच्ची ताकत थी जो कैसल लॉर्ड बन सकता था। येज़िवेन पूरे रास्ते बह गए और सीधे रक्त राक्षसों के केंद्र में अपना रास्ता मार डाला। वह जहां भी गया, कोई भी रक्त दानव उसे रोक नहीं सका। उनका लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट था। वह सीधे उस रक्त दानव की ओर दौड़ा जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था।
ये रक्त दैत्य उसे व्याकुल होकर रोकना चाहते थे, पर वे कुछ न कर सके। ये शिवेन की तुलना में वे वास्तव में बहुत कमजोर थे। ये जिवेन की हरकतों ने इस रक्त दानव को भी पूरी तरह से नाराज कर दिया था, जो मिथक दायरे के चरम पर था। इस विदेशी योद्धा ने वास्तव में उसके अधिकार को चुनौती देने का साहस किया। वह बस मौत को दावत दे रहा था। अचानक इसी क्षण इस शक्तिशाली रक्त दानव ने, जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था, तुरंत हमला कर दिया। उसके हाथ में अचानक एक लंबी कृपाण दिखाई दी और वह तुरंत एक शिवेन की तरफ झपटा। यह एक कृपाण थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। भले ही एक शिवेन पहले से ही तैयार था, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। कृपाण आभा सीधे बह गई और बढ़ते रक्त क्यूई में बदल गई। यह ऐसा था मानो एक रक्त देवता दूर के युग से पुनर्जीवित हो गया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने तुच्छ कौशल के साथ मेरे सामने दिखावा करने की? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली कृपाण तकनीक क्या है। वर्ल्ड शैटरिंग सेबर। ये जिवेन के हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया। एक अत्यंत शक्तिशाली कृपाण आभा तुरंत फैल गई। विश्व चकनाचूर कृपाण। वह सीधे अपनी कृपाण से बह गया। पूरी दुनिया आधी कटी हुई लग रही थी। शक्तिशाली कृपाण आभा भी बह गई। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति के साथ कृपाण आभा की शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। बूम! भयानक दहाड़ सुनाई दी। ये जिवेन की वर्ल्ड शैटरिंग सेबर अजेय थी। यहाँ तक दुनिया भी चकनाचूर हो गई थी। रक्त दानव की कृपाण आभा को तो छोड़ ही दीजिए, जो मिथक क्षेत्र के चरम पर थी। अगले ही सेकंड में कृपाण की आभा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके तुरंत बाद ये जिवेन की कृपाण आभा एक छाया की तरह पीछा करती थी और सीधे इस अत्यंत शक्तिशाली रक्त दानव के शरीर पर प्रहार करती थी, जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था। पफ! यह रक्त दानव जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था, सीधे आधे में काट दिया गया था। उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी और वह और मरा नहीं जा सकता था। जब उसके वश में हुए रक्त दैत्य के हिस्से ने यह दृश्य देखा तो वे उसके नियंत्रण से मुक्त हुए बिना न रह सके और सभी दिशाओं में भाग गए। यदि उन्हें लगातार नियंत्रित नहीं किया जा रहा होता तो वे लंबे समय तक बचना चाहते थे। ऐसे किले को तोड़ना इतना आसान नहीं था जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। इस समय रक्त दानव सेना से हजारों मील दूर एक स्थान पर लोगों का एक समूह दूर से लड़ाई देख रहा था। इनमें 2 लोग भी थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने हरे रंग का चोगा पहना हुआ था। उनकी ताकत बेजोड़ थी। बोलते ही उसकी आकृति शून्य में पूरी तरह से ओझल हो गई थी। दूसरा एक भव्य युवा मास्टर था जो एक भव्य वस्त्र पहने हुए था। उनका गोरा चेहरा था और बेहद खूबसूरत थे। समय समय पर वह अपने हाथ में बांसुरी बजाता, जैसे कि वह कुछ सक्रिय कर रहा हो। यंग मास्टर यांग अभी भी सबसे अच्छा है। केवल एक चाल के साथ वह स्काई बियरिंग किले को नष्ट करने वाला है। इन दोनों लोगों के पीछे दर्जनों शख्सियतों का समूह था। वे सभी मिथक क्षेत्र के अत्याचारी विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे कमजोर भी पोवांग दायरे के 6ठे स्तर पर था, और पोवांग दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञों में से एक नेक युवा मास्टर की चापलूसी करने से खुद को रोक नहीं सका। यह कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पिता इस धुन को बजाते हैं तो एक छोटा सा किला तो दूर, एक शहर भी जीत लिया जाएगा, कुलीन युवा मास्टर ने गर्व से कहा। ब्लड जेल के शहर उतने नाजुक नहीं थे जितने की बाहरी दुनिया में थे। एक पौराणिक विशेषज्ञ की ताकत से वे एक दुनिया को नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन ब्लड जेल में यह अलग था। यहाँ तक मिथक क्षेत्र के चरम पर एक विशेषज्ञ को भी किले को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। भले ही कई मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हों, वे केवल एक किला बनाने में सक्षम होंगे। जहां तक बनाने की बात है, यह तभी संभव होगा जब इसकी अध्यक्षता करने वाले डीएओ पुष्टिकरण स्तर के विशेषज्ञ हों। अन्यथा यदि किसी सुपर विशेषज्ञ की अध्यक्षता के बिना इतने सारे योद्धा एक शहर में एकत्र होते हैं तो यह केवल ईविल पाथ, डेविल पाथ और रक्त दानव कबीले के शीर्ष विशेषज्ञों की नज़र में मांस का एक मोटा टुकड़ा बन जाएगा। इसके अलावा यदि कोई दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ नहीं था तो इतने सारे पौराणिक विशेषज्ञों के लिए पूरे मन से उसका अनुसरण करना असंभव होगा। यद्यपि चोटी के पौराणिक विशेषज्ञ और दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ केवल एक क्षेत्र के अलावा थे, दोनों की स्थिति और ताकत अलग दुनिया थी। चरम पौराणिक विशेषज्ञ के सैकड़ों विशेषज्ञों में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो वास्तव में ताओ को साबित कर सके, और चरम पौराणिक विशेषज्ञ के सैकड़ों विशेषज्ञों में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक साधना कर सके। यह कल्पना की जा सकती है कि ये ताओ पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ पौराणिक विशेषज्ञों में लगभग 10,000 में से एक थे। किसी शहर को गिराने के लिए सबसे पहला काम यह करना था कि शहर की रखवाली करने वाले दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञों को हराना था, तभी यह संभव हो पाएगा। हालांकि अन्य लोगों ने सहमत होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञों के मामले कुछ ऐसे नहीं थे जिनके बारे में वे अनुमान लगा सकते थे। उनकी ताकत भी ऐसी नहीं थी जिसका वे आसानी से अंदाजा लगा सकें। इस समय उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया। युवा मास्टर यांग को नाराज करने की हिम्मत नहीं हुई।
वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि यद्यपि यंग मास्टर यांग उस शक्तिशाली अस्तित्व के सैकड़ों बच्चों में से केवल एक थे, वे सबसे मूल्यवान बच्चों में से एक थे। उनके लिए भविष्य में डीएओ साबित करना काफी संभव था। यह सही है, यह सही है। सभी ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। सतह पर असहमति का कोई निशान नहीं था। यंग मास्टर यांग ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, आपका फ्लाइंग क्लाउड कैसल इतने छोटे स्काई बियरिंग कैसल को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि आप भविष्य में मेरे लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग फ्लाइंग क्लाउड कैसल के विशेषज्ञ निकले और हरे रंग में अधेड़ उम्र का आदमी फ्लाइंग क्लाउड कैसल का ग्रेट एल्डर था। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर नाराजगी के भाव तैर गए। वह पहले से ही इतना बूढ़ा था, फिर भी उसे अभी भी एक कनिष्ठ द्वारा व्याख्यान दिया जाना था जो उससे दसियों हजार साल छोटा था। उनके अहंकार को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि वे बेहद नाराज महसूस करते थे। हालांकि यह नाराजगी केवल एक पल के लिए ही रही और उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। भले ही उन्हें इस यंग मास्टर यांग की परवाह नहीं थी, लेकिन वे अपने पीछे खड़े बेहद भयानक अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह अस्तित्व शायद उसे एक ही उंगली से मार सकता था। हाँ, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि स्काई बियरिंग किले के महान बुजुर्ग से निपटना काफी कठिन है। इसके अलावा नौवां एल्डर भी है। उसका मूल अज्ञात है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग ने बेबसी से कहा। यह भी सच्चाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह फ्लाइंग क्लाउड कैसल के कैसल लॉर्ड के बराबर होता। उसे ऐसी स्थिति का आनंद लेना चाहिए था, तो उसने इस यंग मास्टर यांग पर भरोसा करना क्यों चुना? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि येज़िवेन के आगमन से उड़ते हुए बादल किले और आकाश को धारण करने वाले किले की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आएगा। वास्तव में अत्याचारी विशेषज्ञ के सामने संख्याएं अर्थहीन थीं। उदाहरण के लिए, उसके हाथ में 8 मंडल का दिव्य ध्वज था। भले ही वह स्काई बियरिंग किले की सभी मुख्य ताकतों और मिथक दायरे के चरम पर इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करता हो, फिर भी वह आसानी से बच सकता था। कुछ भी नहीं था। इसके अलावा येज़िवेन के पास 8 डिवीजन दिव्य ध्वज के साथ उसका मुकाबला करने की ताकत भी थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस मामले में बहुत अधिक अनिश्चित कारक थे। शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस मौजूदा येज़िवेन का उसने अनुमान लगाया था वह 2 साल पहले की येज़िवेन थी। 2 साल पहले की तुलना में मौजूदा येज़िवेन की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ था। एक विद्वान जो 3 दिन के लिए बाहर गया था उसे एक अलग रोशनी में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा 2 साल पहले ही बीत चुके थे। उनकी समझ के मुताबिक ऐसी स्थिति नहीं थी। उसकी ताकत पहले से ही मिथक दायरे के शिखर की सीमा पर थी। येज़िवेन उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था? भले ही यह सीमा न हो, 2 साल में इस स्तर तक सुधार करना असंभव था। वह अतार्किक था। आपने पहले ही बड़े बुजुर्ग को बरगलाया है और उसे मार डाला है। 9वें बुजुर्ग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने 5 विशेषज्ञों को नहीं भेजा? यह बहुत शर्मनाक होगा अगर 5 लोग उनमें से एक को भी नहीं मार सके। इसके अलावा अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। हालांकि मैं आपके लिए ब्लडस्टोन माइन नहीं छोड़ूंगा। मैं यह सब ले जा रहा हूं। युवा मास्टर यांग ने स्पष्ट रूप से इन बातों की परवाह नहीं की। उनके लिए यह सब कुछ मुश्किल नहीं था। वह परमेश्वर का सच्चा पुत्र था। उसका मुकाबला कौन कर सकता था? यहां तक फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग जो मिथक दायरे के चरम पर जाने जाते थे, उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ एक बंदर का राजा होने का दावा करने का मामला था जब पहाड़ में कोई बाघ नहीं था। आकाश किले के 9वें बुजुर्ग के रूप में यह मायने नहीं रखता था कि वह कहां से आया है या वह कहां से आया है। वह बस उसे मार डालेगा। उसने हाथ में बांसुरी लहराए। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। यह एक दोष के साथ एक भगवान की कलाकृति थी। यह इन रक्त दानवों को नियंत्रित करने के लिए राक्षसी संगीत का उपयोग कर सकता है। अपने पिता से इसे उधार लेना उनके लिए आसान नहीं था। इस तरह की दोषपूर्ण दिव्य कलाकृति बहुत दुर्लभ थी। यदि यह संयोग न होता तो उसके पिता जैसा शक्तिशाली अस्तित्व भी ऐसी दोषपूर्ण दैवीय शिल्पकृति के लिए समर्थ न होता। कौन है वो? उसका पूरा व्यक्तित्व एक वज्रपात की तरह था। वह जहां भी गुजरा, अनगिनत रक्त राक्षसों को उसी स्थान पर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। फिर वे खूनी आभा से भरे आकाश में बदल जाते और उसके द्वारा अवशोषित हो जाते। वह भयानक अस्तित्व एक अतुलनीय शक्तिशाली प्राचीन रथ की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देता था। केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी जिन्होंने इसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। यह केवल एक रास्ता था। उनके यह कहते ही फ्लाइंग क्लाउड फोर्ट्रेस के विशेषज्ञ भी दंग रह गए। वे सब एक के बाद एक बोले, यह व्यक्ति कौन है? यह बहुत भयानक है। हालांकि इनमें से कई रक्त राक्षस पौराणिक स्तर पर भी नहीं हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो एक शीर्ष पौराणिक विशेषज्ञ को डूबने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी वह परवाह नहीं करता है और बस उन सभी को मारता है। उद्धरण चिन्ह देखना, वह मिथक दायरे के चरम पर एक रक्त दानव से लड़ रहा है। वह कितना मजबूत है।
फ्लाइंग क्लाउड किले के पौराणिक विशेषज्ञों ने देखा कि युद्ध के एक अत्यंत शक्तिशाली देवता की तरह दिखने वाले व्यक्ति ने हमला किया। एक महान युद्ध तुरंत छिड़ गया और दोनों पक्षों के बीच युद्ध द्वारा बनाए गए वायु प्रवाह से आकाश फट गया। वह आदमी येज़िवेन था। उनके पूरे शरीर को अनगिनत वायु और वज्र शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया था। उसकी पवन और वज्र शक्तियों के अवरोध को कोई भी आक्रमण नहीं तोड़ सका। हालांकि इस वजह से उनके आध्यात्मिक अथक का खतरनाक दर से उपभोग किया जा रहा था। हालांकि उसने उन रक्त राक्षसों को मारना जारी रखा और उन रक्त राक्षसों के रक्त क्यूई को परिष्कृत करने के लिए हॉट ऑफ द ब्लड वर्ल्ड का उपयोग किया। फिर उसने रक्त क्यूई को अवशोषित करने और लगातार अपने असली सार को भरने के लिए खेती रूपांतरण ग्रैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। वह जहां भी गया वह जया था। इसके अलावा उसे रियल एसेंस के खत्म होने की चिंता नहीं थी। जब तक वह मारता रहेगा उसका असली सार कभी खत्म नहीं होगा। वह अच्छी तरह जानता था कि रक्त दानव बहुत अधिक थे, यहाँ तक अगर वह उन सभी को मारना चाहे तो भी यह असंभव होगा। उनका कोई अंत नहीं था। हालांकि उसके पास अभी भी एक और तरीका था और वह था पौराणिक स्तर के चरम पर सभी रक्त राक्षसों को मारना। हालांकि पौराणिक स्तर के चरम पर कई रक्त दानव थे, फिर भी अंतहीन रक्त दानव सेना की तुलना में उनमें से बहुत कम थे। वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। रक्त दानव उस पर हमला करते रहे, उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह बेकार था। वे उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। हालांकि वह रक्त दानवों से भी नाराज था। आखिरकार वह समझ गया कि क्यों स्काई टावरिंग कैसल, जिसकी रक्षा करने वाले पौराणिक क्षेत्र के शिखर पर इतने सारे विशेषज्ञ थे, रक्त दानवों का उल्लेख होने पर पीला पड़ जाएगा। उनमें से सबसे कमजोर भी पौराणिक क्षेत्र में था। हर कोई उसके जितना मजबूत नहीं था और रक्त राक्षसों का सामना करने पर कम परवाह नहीं कर सकता था। अधिकांश लोग, भले ही वे मिथक दायरे के शिखर पर विशेषज्ञ हों, केवल आतंक में भाग सकते थे जब इस तरह के पैमाने के रक्त राक्षसों के ज्वार का सामना करना पड़ता था। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इस वजह से चाहे वह स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस हो या फ्लाइंग क्लाउड फोर्ट्रेस, जब उन्होंने उसे दौड़ते हुए देखा और सभी रक्त राक्षसों को मार डाला तो वे अवाक रह गए। वे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। वास्तव में कोई था जो ऐसा कर सकता था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि वह उस स्तर तक पहुंच सकता था जब वह पौराणिक स्तर के शिखर पर भी नहीं था। पौराणिक स्तर के चरम पर रक्त दानव ने पहले ही येज़िवेन के अस्तित्व की खोज कर ली थी। जब उसने देखा कि उसके अधीनस्थ येज़िवेन को नहीं रोक सकते तो उसने सीधे हमला करने का फैसला किया। इसका विशाल शरीर जो हजारों फुट ऊंचा था बिजली की तरह तेज था। उसके नुकीले पंजे अचानक नीचे गिर गए और उसके मुंह से भयानक दहाड़ निकली। येज़िवेन का शरीर नहीं हिला। उसके हाथ सीधे सुनहरी रोशनी से चमक उठे और वह अचानक विशाल तेज पंजे से मिला। टकराना। पंजे, एक बड़ा और एक छोटा, शून्य में टकरा गया। एक भयानक शक्ति सीधे बाहर निकली जिससे एक विशाल लहर बन गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। रक्त दानव जो समय पर चकमा नहीं दे सके, चिल्लाए और रक्त धुंध के बादल में बदल गए। यहाँ तक इन दो भयानक अस्तित्वों के बीच युद्ध के बाद के परिणाम भी उन्हें नष्ट कर सकते थे। यह अमरों के बीच तथाकथित लड़ाई थी और नश्वर पीड़ित थे। अचानक पौराणिक स्तर के चरम पर रक्त दानव दहाड़ता रहा। उसके तीखे पंजों पर अंतहीन खून के रंग की लपटें जल रही थीं, हवा के माध्यम से सीधे येज़िवेन की ओर जल रही थीं। येज़िवेन की आंखों में मुस्कान का एक संकेत दिखाई दिया और उसने धीरे से कहा, समय नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हें एक चाल से खत्म कर दूंगा। बोलते ही येज़िवेन ने अपना मुंह खोला और एक शक्तिशाली चूषण बल का गठन किया। रक्तरंजित ज्वाला उसे निगल गई। खून से रंगी ज्वाला लगातार उसके शरीर में कहर बरपा रही थी। हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए चला, इससे पहले कि यह नानमिंग मिथिकल फायर द्वारा दबा दिया गया था जो उसके शरीर से निकला था। इसने ज्वाला को भी निगल लिया और आत्मसात कर लिया, जिससे उसकी नानमिंग पौराणिक अग्नि और भी शक्तिशाली हो गई। नानमिंग मिथिकल फायर दुनिया में एक प्रसिद्ध उत्परिवर्तित ज्वाला थी। येज़िवेन नानमिंग पौराणिक अग्नि को भी सहन कर सकते थे और उसका पोषण भी कर सकते थे। लहू के रंग की ज्वाला और क्या होगी, यह कुछ भी नहीं था। फिर येज़िवेन ने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में बांध लिया और नश्वर संसार की शक्ति का निर्माण हुआ। यह उसके मुट्ठी के इरादे से फैल गया और अस्पष्ट रूप से नश्वर दुनिया में विकसित हुआ। बढ़ती हुई नश्वर दुनिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। मानव दाव मुट्ठी का सबसे गहरा रहस्य बढ़ती नश्वर दुनिया में समाहित था। बूम! येज़िवेन की मुक्केबाजी की ताकत आसमान में उड़ गई। चमकदार सुनहरी रोशनी ने दुनिया के सभी रंगों को ढक लिया, मानो आसमान में सूरज फट गया हो। सब एकाएक अंधे हो गए। येज़िवेन की मानव दाव मुट्ठी आगे बढ़ी और तुरंत पौराणिक क्षेत्र के चरम पर रक्त दानव की ओर बढ़ी। इस समय कई रक्त दानव पागल हो गए थे और उन्माद में आगे बढ़ गए थे। एक पल में उन सभी को येज़िवेन की मुट्ठी के बल से दबा दिया गया। कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसकी मुट्ठी की ताकत ने गति नहीं खोई और सीधे पौराणिक दायरे के चरम पर रक्त दानव की ओर विस्फोट किया। टकराना।
पौराणिक दायरे के चरम पर रक्त दानव को बिना किसी रहस्य के उसकी मुट्ठी से मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। तो जिवेन ने 3 मार्शल आर्ट अवतारों को पूरी तरह से एकीकृत किया था। पिछले 2 वर्षों में कृपाण कला अवतार जिसे उन्होंने संघनित किया था उसे भी एकीकृत किया गया था। 5 एम्परर्स बैटल आर्मर के साथ मिलकर वह इस समय पहले से ही अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। वह अजेय और अजेय था। सामान्य लड़ाइयों में वह 3 मार्शल आर्ट अवतारों को सक्रिय करने का चुनाव नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। 3 मार्शल आर्ट अवतार लगातार ऊर्जा की खपत कर रहे थे। एक ही समय में 3 मार्शल आर्ट अवतारों को सक्रिय करने के बाद उनकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि साथ ही खपत भी तेजी से बढ़ेगी। वह इस अवस्था में अधिक देर तक युद्ध नहीं कर सका, इसलिए वह लड़ना बंद नहीं करेगा। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता था। एक बार जब वह रुक गया तो उसकी खपत उसकी पुनःपूर्ति से अधिक हो जाएगी। इस पौराणिक चोटी के रक्त दानव को मारने के बाद येजिवेन ने अपने शरीर में सभी रक्तसार को अवशोषित कर लिया। एक ही समय में 3 मार्शल आर्ट अवतारों को सक्रिय करने की खपत को फिर से भर दिया। निश्चित रूप से पौराणिक चोटी पर रक्त दानव को मारने के बाद पास के रक्त दानव चिल्लाए और भाग गए। वे मूर्ख नहीं थे और ये नहीं देख सकते थे कि एक शिवेन कितनी शक्तिशाली थी। वे पौराणिक शिखर पर रक्त दानव द्वारा दबा दिए गए थे। निम्न स्तर के रक्त राक्षसों को दबाने के लिए उच्च स्तरीय रक्त राक्षसों का जन्म हुआ। उन्होंने येजिवेन के आतंक को अपनी आंखों से देखा था। यह कहा जा सकता है कि वह अजेय था, कोई उनका विरोधी नहीं था। फ्लाइंग क्लाउड कैसल, यंग मास्टर यांग और अन्य लोगों ने येजिवेन को इस रक्त दानव विशेषज्ञ का सिर काटते हुए देखा था जो मिथक क्षेत्र के चरम पर था। वह बहुत मजबूत है। मिथक दायरे के चरम पर एक रक्त दानव उससे एक मुक्का भी नहीं ले सका और मारा गया। में इतनी बड़ी शक्ति के बारे में सुनना चाहिए था, लेकिन हमने क्यों नहीं? किसी ने चौंकते हुए कहा। क्या वह स्काई बियरिंग कैसल का नया नोवा एल्ड हो सकता है? केवल नोवा एल्ड ही संभवतः वह हो सकता है। यह सही है, वह नोवा बड़ा होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव है कि हमें हे यांग जैसे गुरु के बारे में कोई जानकारी न मिले। वह बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने 7 और पुराने 8 उसके द्वारा पराजित हुए थे। उसके पास इतनी ताकत है। धिक्कार है, वह हमारी योजना को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग मदद नहीं कर सके लेकिन दहाड़ते रहे। उड़ता हुआ बादल किला इस बार सब कुछ दांव पर लगा रहा था। वे अपने सबसे बड़े खतरे स्काई बियरिंग किले से छुटकारा पाना चाहते थे। आसपास के दुर्गों में वे एक दूसरे के सबसे निकट थे। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच मुकाबला भी काफी कड़ा रहा। यह सच था कि स्काई बियरिंग कैसल उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। वे वर्षों से उनके द्वारा दबाए गए थे, लेकिन साथ ही स्काई बियरिंग कैसल ने उनकी आधी से अधिक ताकत को रोक दिया था। वे अपने हाथों को बाहर की ओर विस्तार करने के लिए पूरी तरह मुक्त नहीं कर सके। इसलिए इस बार उन्होंने पहले ही इस दुष्ट पड़ोसी को मिटाने का मन बना लिया था। कौन जानता था कि ऐसा आदमी दिखाई देगा? धिक्कार है, हम उसे ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकते, अन्यथा हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी, किसी ने कहा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। तो जिवेन बहुत मजबूत था, उसे अजेय कहा जा सकता है। रक्त दानव सेना भी उसे नहीं रोक सकी, उनकी तो बात ही छोड़िए। उनकी नज़रों में येशिवेन बिल्कुल नहीं रुकी। मिथक दायरे के शिखर पर एक रक्त दानव को मारने के बाद वह सीधे मिथक दायरे के शिखर पर अगले रक्त दानव पर झपट पड़ा। सबके हाव भाव बदल गए। यह ब्लड डेमन टाइड की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब तक रक्त दानव ज्वार का नेता मारा गया, अन्य रक्त दानव स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएंगे। जब पेड़ गिरता है तो बंदर बिखर जाते हैं। हालांकि यह पता चला कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि रक्त दानवों के ज्वार में कोई भी कभी भी एक जनरल का सिर नहीं उठा सका था, और यह सिर्फ 10,000 की सेना थी। अनंत रक्त दानव इतने अधिक थे कि स्वयं सैनिकों को भी लगता था कि उनका रक्त जम रहा है, दुश्मन का तो कहना ही क्या। अब जब ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया था तो यह दोष, जो कमजोरी नहीं था, अचानक बढ़ गया था। हालांकि अभी भी बहुत सारे रक्त दानव मिथक क्षेत्र के शिखर पर थे, वे इस तरह के संहार का सामना नहीं कर सकते थे। अगर येजिवेन ने मिथक दायरे के शिखर पर एक रक्त दानव को एक मुक्के से मार दिया तो शेष रक्त दानव कितने समय तक जीवित रह सकते थे? उन्हें कैसे खेलना चाहिए था? वे बिल्कुल भी खुशी से नहीं खेल सकते थे। येजिवेन को मिथक दायरे के शिखर पर एक और रक्त दानव के सामने आगे बढ़ते हुए देखकर उड़ते हुए बादल किले के महान बुजुर्ग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वह आगे बढ़ा और डांटा, मैं उससे निपट लूंगा, मैं उसे हमारी योजना को बर्बाद नहीं करने दे सकता। आकाश धारण करने वाला किला अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वह समय दूर नहीं जब स्काई बियरिंग किला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इतिहास में एक नाम बन जाएगा। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उनका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया, एक पल में रक्त राक्षसों की भीड़ में गायब हो गया। यंग मास्टर यांग बस गर्व से देख रहे थे।
उसका हिलने का जरा सा भी इरादा नहीं था, मानो इन लड़ाइयों का उस पर कोई असर ही न हो। तो ज़िवेन ने अपनी अजेय शक्ति को उजागर किया और मिथक दायरे के शिखर पर एक और रक्त दानव पर हमला किया। यह हमेशा की तरह सुचारू रूप से चला गया। वे साधारण रक्त दैत्य उसके बचाव को भेद भी नहीं सकते थे। वे चिल्लाए और रक्त क्यूई में विस्फोट हो गया, जिसे उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। विश्व चकनाचूर कृपाण। उसने तुरंत इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को पकड़ा और नीचे की ओर गिरा। एक भयानक शक्ति आकाश में घुसी और बह गई। मिथक दायरे के चरम पर उस रक्त दानव के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वह येज़िवेन के तलवार से मारा गया। उसके पास अपनी ताकत दिखाने का समय भी नहीं था। स्काई बियरिंग किले में हर कोई थोड़ा हताश था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि येज़िवेन कितना शक्तिशाली है, तो उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। यदि वे जीवित रह सकते तो वे मरना क्यों चाहेंगे। जिन बुहुआन ने येज़िवेन को मिथक दायरे के शिखर पर एक और रक्त दानव को मारते हुए देखा। वह मिथक क्षेत्र के शिखर पर पहले ही कई रक्त राक्षसों को मार चुका था। यह ऐसा था मानो मिथक क्षेत्र के शिखर पर ये शक्तिशाली रक्त राक्षस, जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, उसके सामने कागज के टुकड़ों की तरह थे। वे उसके एक वार का भी सामना न कर सके। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह इस तरह की हास्यास्पद बात पर विश्वास नहीं करता अगर कोई और उसे इसके बारे में बताता। उन्होंने हताशा के क्षण में येज़िवेन को महल का स्वामी बनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से येज़िवेन की ताकत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे अत्याचारी विशेषज्ञ को उनके निजी रक्षक के रूप में रखने के लाभ स्वयं स्पष्ट थे। येज़िवेन ने मिथक के दायरे के चरम पर इस रक्त दानव का सिर काट दिया था और रक्त के सार को अवशोषित कर लिया था और इसे वास्तविक मौलिक ऊर्जा में बदल दिया था। जब शून्य अचानक हिल गया, हिंसक उतार चढ़ाव पानी की सतह की तरह थे और वे अचानक कांपने लगे। हुश! इस समय आकाश एक स्क्रॉल की तरह फटा हुआ था। इसके तुरंत बाद अराजक क्यूई की एक धारा तलवार क्यूई में बदल गई और नीचे गिर गई। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन को मारना चाहता था। टकराना। यह तलवारची सीधे येज़िवेन के शरीर पर फटी और उसके शरीर पर 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पर विस्फोट हुआ। इसने उसे हिला दिया और उसे कुछ कदम पीछे ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इससे उन्हें चोट नहीं आई। तुम कौन से बदमाश हो? अपने आप को दिखाओ। येज़िवेन ने अपने पैर के स्थिर होने और सीधे हमला करने का इंतजार नहीं किया। आत्मा कुचल रक्त पंजा। 5 अतुलनीय रूप से बड़ी दरारें फटी हुई थीं। वे बड़े और बड़े होते गए, तुरंत अंतरिक्ष को अलग कर दिया। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग की आकृति को प्रकट करते हुए अराजक तलवार क्यूई को भी सीधे कुचल दिया गया था। उन्होंने अपने हाथ में 8 जनजातियों का दिव्य ध्वज धारण किया और उसे सीधे लहराया। उसके द्वारा अराजक क्यूई की सैकड़ों धाराएं सीधे लहराई गईं। वे तलवार क्यूई में बदल गए और येज़िवेन की ओर उड़ गए। यह 8 जनजातियों का दिव्य ध्वज है। क्या आप फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग हैं? जैसा कि अपेक्षित था, इस मामले का आपके फ्लाइंग क्लाउड कैसल से कुछ लेना देना है। येज़िवेन की दृष्टि इतनी अच्छी थी कि उसने लगभग तुरंत सब कुछ पता लगा लिया। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान का भी अनुमान लगाया। यह व्यक्ति महान बुजुर्ग होना चाहिए जिसने पूरे फ्लाइंग क्लाउड कैसल को नियंत्रित किया। यह कहा गया था कि फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग वास्तव में पौराणिक दायरे के चरम पर थे। वह अपने दाव को साबित करने से सिर्फ आधा कदम दूर थे। सामान्य परिस्थितियों में वह आसानी से बाहर नहीं आ पाता था। सर्वोच्च मार्ग को समझने और अपने डीएओ को साबित करने के लिए वह हमेशा बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में रहेगा। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वे दोनों 8 जनजातियां आकाशीय ध्वज थीं। हालांकि फ्लाइंग क्लाउड कैसल के 8वें एल्डर और येज़िवेन के 8वें एल्डर के हाथों में 8 ट्राइब्स दिव्य ध्वज की शक्ति अलग अलग दुनिया थी। शक्ति को अतुलनीय भी कहा जा सकता है। हालांकि येज़िवेन हैरान नहीं थी। इसके बजाय वह प्रसन्न था। उसने सीधे अपने बड़े हाथ से उसे पकड़ लिया। हा, मैंने दूर दूर तक खोज की है, केवल संयोग से इसे खोजने के लिए। मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि इस रक्त दानव ज्वार के पीछे के मास्टरमाइंड से कैसे निपटा जाए, और आप पॉप अप हो गए। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बताएं मुझे तुमने क्या किया है। जब कैस की सैकड़ों तलवार क्यूई ने येज़िवेन के हाथ को छुआ तो वे सीधे उसकी हथेली की सतह पर दिव्यता में विस्फोट हो गए, जिससे खनखनाहट की एक श्रृंखला बन गई। हालांकि वे उनके डिफेंस को नहीं तोड़ सके। यह कैसे संभव है? उसके शरीर की इतनी मजबूत रक्षा है। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग ने जब यह देखा तो वह भयभीत हो गए। वह कैस की अपनी तलवार क्यूई की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा इसे 8 डिवीजन वाले दिव्य ध्वज की सहायता से जारी किया गया था। यदि पोवान क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में एक साधारण कृषक इसकी चपेट में आ जाता है तो वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। येज़िवेन के प्रदर्शन को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार नहीं होगा।
हालांकि वो ये ज़िवेन के डिफेंस को तोड़ने में भी कामयाब नहीं हुए, जो उनकी उम्मीदों से पूरी तरह से परे था। ये ज़िवेन ने सीधे अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। अराजकता की तलवार क्यूई जो अभी भी उसके हाथ में थी, उसे सीधे उसके द्वारा कुचल दिया गया था। एक जोरदार धमाके के साथ यह पूरे आकाश में ऊर्जा में बदल गया। हालांकि ये एक शिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। उसने फ्लाइंग क्लाउड कैसल के ग्रेट एल्डर को देखा। अराजकता की तलवार क्यूई की शक्ति वास्तव में अच्छी थी। अगर यह 2 साल पहले होता तो वह निश्चित रूप से इसका विरोध करने के लिए दानव बेकनिंग बैनर का इस्तेमाल करता। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत 2 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। यह लगभग ऐसा था जैसे उसने कई बार सुधार किया हो। वह लगभग अपने नंगे हाथों से इसका विरोध कर सकता था। कैस की स्वॉर्ड क्यूई के लिए अपने बचाव को तोड़ना पहले से ही बहुत मुश्किल था। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दें। मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपने इन रक्त राक्षसों को अपने मोहरा के रूप में कार्य करने का आदेश देने के लिए किस विधि का उपयोग किया है। तू ज़िवेन अचानक शुआ ध्वनि के साथ फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग के सामने पहुंचे। लानत है इंसान, तुम मुझे बहुत कम मानते हो। ये शिवेन सीधे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। साफ था कि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। वह तुरंत आग बबूला हो गया। यह बहुत बड़ा अपमान था। उसने एक लंबी गर्जना की और उसके हाथ में अष्टमंडलीय दिव्य ध्वज अचानक बह गया। इससे अराजक क्यूई की अनगिनत धाराएं फैलती हैं, अराजक क्यूई में बदल जाती हैं जो आकाश को भर देती हैं और सीधे फैल जाती हैं। फिर अराजकता की एक क्यूई आकाश में संघनित हो गई और अराजकता की एक अतुलनीय विशाल तलवार क्यूई में बदल गई। यह सीधे एक शिवेन की ओर गिरा। कैस की यह स्वॉर्ड क्यूई स्वयं कैस की कई स्वॉर्ड क्यूई से संघनित थी। शक्ति के संदर्भ में यह अज्ञात था कि अराजकता की बिखरी हुई तलवार क्यूई की तुलना में यह कितना अधिक अत्याचारी था। वह एक शिवेन को मारने के लिए दृढ़ था। अराजकता की शक्ति शाश्वत। वो एक शिवेन को पूरी तरह से हराने के लिए दहाड़ा। ये ज़िवेन अराजकची के सामने डरी नहीं थी जो पूरे आकाश में फैल रही थी। उसने अपनी हथेली को फड़फड़ाया और उसकी हथेली पर एक मुहर दिखाई दी। यह हसन सील थी। उसकी हथेली सीधे उसे ढंक देती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ लुढ़क कर नीचे गिर गया हो। उन्होंने अराजक तलवार क्यूई का विरोध करने के लिए माउंटेन क्वैकिंग सील का इस्तेमाल किया। बूम! अतुलनीय रूप से विशाल अराजक तलवार क्यूई सीधे हसान सील में फट गई, जो इंच दर इंच बिखरती गई। यह हसान सील की ताकत का सामना करने में असमर्थ था। अब ये ज़िवेन ने पहले से ही पलटने वाली स्काई सील को सबसे उत्तम स्तर तक विकसित कर लिया था। यह पूरी तरह से ईश्वर स्तर की मार्शल तकनीक थी। इस मार्शल तकनीक की तुलना में एडजुडिकेशन पंजा कुछ भी नहीं था। तो ज़िवेन की ताकत तब और भी अधिक मजबूत थी जब उन्होंने अधिनिम्न पंजा का उपयोग करने की तुलना में ओवरटर्निंग स्काई सील का उपयोग किया था। क्या यह कैसे संभव है? यहाँ तक मिथक दायरे के शिखर पर एक अभिजात वर्ग तुरंत घायल हो जाएगा या यहाँ तक अगर वे इसके खिलाफ बचाव नहीं करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग इस समय थोड़ा घबराए हुए थे। उसे विश्वास था कि वह कम से कम ये ज़िवेन के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब फ्लाइंग क्लाउड कैसल का महान बुजुर्ग घबरा रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितना गलत था। उनमें से दो बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। दूरी में फ्लाइंग क्लाउड कैसल के विशेषज्ञ जो इस तरफ ध्यान दे रहे थे, अचानक गूंगा हो गए। फ्लाइंग क्लाउड कैसल की अत्याचारी शक्ति के महान बुजुर्ग, जो मिथक दायरे के चरम पर एक अभिजात वर्ग को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये ज़िवेन ने आसानी से हमलों को सुलझा लिया। यह कैसे हो सकता है? वह बिल्कुल भी घायल नहीं है। वह बहुत मजबूत है। काय करते, क्या वह वास्तव में इस बार हमारी योजनाओं को बर्बाद करने जा रहा है? धत्तेरी की उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके साथ संघर्ष करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि यंग मास्टर यान कार्रवाई करने को तैयार न हो। ये ज़िवेन के इस कदम ने महान बुजुर्ग की प्राइमल कैस तलवार ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद उसका पूरा शरीर प्रभाव से उड़ गया। ये ज़िवेन द्वारा फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग को उड़ने के बाद वह उसका पीछा करने की जल्दी में नहीं था। यह सब उनके नियंत्रण में था। यदि फ्लाइंग क्लाउड कैसल का महान बुजुर्ग बचना चाहता है तो उसे उसके माध्यम से जाना होगा। इसलिए ये ज़िवेन जल्दबाजी में नहीं थी। मैंने इस 8 डिवीजन दिव्य ध्वज को पहले जाने दिया था। अब आपने इसे फिर से मेरे पास भेज दिया है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। अगर फ्लाइंग क्लाउड कैसल के लोगों ने कियाओशिन में आने की पहल नहीं की होती तो उसके पास वास्तव में इतने कम समय में फ्लाइंग क्लाउड कैसल से निपटने का समय नहीं होता। अब वह उन सभी से एक साथ निपट सकता था। जब तक वह 8 मंडल के आकाशीय ध्वज को निगलता रहेगा, तब तक उसका दानव आह्वान बैनर वास्तव में अपने ईश्वरीय नियमों को पूरा करने में सक्षम होगा और फिर से एक दिव्य उपकरण बन जाएगा। जब वह समय आएगा तो वह किसी देवता से मिलने पर भी अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। इसमें डरने की क्या बात थी?
धिक्कार है, क्या तुम हमारी योजनाओं को बर्बाद करने जा रहे हो? फिर तुम निश्चित रूप से एक दफन स्थान के बिना मर जाओगे। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने शरीर में बढ़ती क्यूई और रक्त को शांत करने के लिए मुश्किल से अपनी सारी शक्ति जुटाई। इस समय वह पूरी तरह से समझ गया था कि वो यक्षिवेन के लिए मैच नहीं था। हालांकि वह घबराया नहीं, क्योंकि उसके पीछे अभी भी यंग मास्टर यांग था और यंग मास्टर यांग उसके पीछे इतना बड़ा था। उसमें डरने की क्या बात थी? बिना दफनाए मरना, हा, एक जगह जो मुझे दफन कर सकती है वह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। येज़िवेन जोर से हंसी। मुझे पता है कि आप अपनी चोटों को ठीक करने के लिए समय खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह बेकार है। तुम्हारे और मेरे बीच का फासला बहुत बड़ा है। भले ही आप अपनी चोटों को ठीक कर लें, आप संभवतः मेरे लिए मैच नहीं हो सकते। अब बेहतर होगा कि आप मुझे बताएं कि आपने इन रक्तबीजों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया। मैं भी थोड़ा उत्सुक हूं। मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि आप नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप तुरंत घुटने टेक देंगे। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। तो ज़िवेन ने अपनी योजना के माध्यम से देखा था, हालांकि इस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पीछे कौन इस हद तक खड़ा है कि मैं आपका नाम सुनकर घुटने टेकने वाला हूं। येज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। चूंकि तुम मुझे बताने को तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। मूल रूप से मुझे लगा कि तुम एक होनहार प्रतिभा हो और तुम्हें अपने वश में करना चाहती थी। अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जिद्दी हूं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या तरीका है। जब तक मैं आप सभी को मारूंगा, यह रक्त दानव ज्वार खत्म हो जाना चाहिए। यक्षिवेन ने उनसे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उनके पास बस एक ही तरीका था, हालांकि यह सबसे सरल तरीका भी था। उसे गॉर्डियन गांठ को जल्दी से काटना था। जब तक फ्लाइंग क्लाउड कैसल के विशेषज्ञों की मृत्यु हो जाती है, रक्त दानव ज्वार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कौन सा तरीका अपनाया। आधार यह था कि लोग अभी भी जीवित थे और रक्त दानव को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उसने पहले ही यह महसूस कर लिया था कि रक्त दानव ज्वार के पीछे मिथक क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ झांक रहे हैं। उन्हें फ्लाइंग क्लाउड कैसल के लोग होना चाहिए। उनमें ऐसा आत्मविश्वास था कि वह सभी साजिशों और चालों को नजरअंदाज कर सकते थे। नियम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। आप सिर्फ तुम्हारे साथ। हा, फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग अचानक हंसी में फूट पड़े। क्या मैं नहीं कर सकता? तो इसे आजमाए। यक्षिवेन ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुरंत उसके हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर दिखाई दिया। वह अपना सारा धैर्य खो चुका था। मूल रूप से वह फ्लाइंग क्लाउड कैसल को वश में करना चाहता था। उस मामले में उसकी ताकत हवा से दोगुनी से अधिक हो जाएगी और भविष्य में एक शहर बनाने और आधिपत्य के लिए लड़ने के लिए एक अच्छी नींव रखेगी। जहां तक बात का सवाल है कि वे अपने अधीन होने को तैयार हैं या नहीं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसकी ताकत बढ़ती रही, भले ही इन लोगों का कोई गुप्त मकसद रहा हो, वे विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। विश्व तोड़ने वाले कृपाण तोड़ो। उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। लंबी कृपाण से अनगिनत कृपाण और रस निकले। वे पराक्रमी और राजसी थे। एक लंबी कृपाण नदी का निर्माण करते थे जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देती थी। यह फ्लाइंग क्लाउड कैसल के ग्रेट एल्डर की ओर सीधे उड़ा। फ्लाइंग क्लाउड कैसल का महान बुजुर्ग तुरंत भय से पीला पड़ गया। 8 जनजातियों के आकाशीय ध्वज को लगातार लहराते हुए वह जल्दी से पीछे हट गया और येज़िवेन की तलवार की आभा का विरोध करने के लिए अराजक तलवार और रस को नष्ट कर दिया। वर्ल्ड ब्रेकर सेबर के हमले की सीमा के भीतर कई रक्त दानव भी थे। एक पल में वे सभी चिल्लाए और खून के धुंध के बादल में वाष्पित हो गए, जिसे यक्षिवेन ने अवशोषित कर लिया था। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग द्वारा नष्ट की गई अराजक तलवार और रास येज़िवेन के वर्ल्ड ब्रेकर सेबर को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। उन्हें सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। यक्षिवेन की गति तेज और तेज होती जा रही थी क्योंकि वह सीधा नीचे की ओर फिसल रहा था। टकराना। अतुलनीय रूप से तेज गर्जना के साथ एक विशाल मशरूम बादल उस जगह से उठा जहां यक्षिवेन ने उड़ते हुए बादल महल के महान बुजुर्ग को मारा था। यह तुरंत वायु तरंगों से भरे आकाश में बदल गया, सब कुछ ढक गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। तभी एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। यह फ्लाइंग क्लाउड कैसल का महान बुजुर्ग था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने शरीर को 8 जनजातियों के आकाशीय ध्वज से लपेटा, जिसने उसे येज़िवेन की कृपाण से कुचलने से बचा लिया। फिर भी 8 जनजातियों के दिव्य ध्वज के संरक्षण के साथ वह अभी भी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बाहर निकला और अनगिनत रक्त दानवों से टकरा गया। उसके बाद वह एक पर्वत शिखर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पर्वत शिखर के आधे से अधिक भाग को तोड़ दिया। यह देखकर यक्षिवेन बकवास करने के लिए बहुत आलसी थी।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग के सामने आया। इस संकट को पूरी तरह से मिटाने का इरादा रखते हुए उन्होंने सीधे अपनी कृपाण से नीचे गिरा दिया। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन यहाँ मेरे साथ अहंकारी होने के बारे में सोच भी मत। इस समय आकाश से एक अहंकारी आवाज उतरी। इस आवाज के साथ एक चौंकाने वाली ध्वनि तलवार थी जो सीधे विशाल आकाश के माध्यम से फट गई। यह अदृश्य और रंगहीन था और ये शिवेन के सामने एक झटके में फट गया था। ध्वनि तरंग का हमला। ये शिवेन थोड़ा साइड में झुक गया और यह धरती को चकनाचूर कर देने वाली तलवार उसके शरीर से टकरा गई। हालांकि उनका हाथ बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। उसने अपने ब्लेड से फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग का सिर काट दिया। उनकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। 8 जनजातियों का दिव्य ध्वज इस बार नहीं बचा और आसानी से उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया। तुम्हारी मेरी नाक के नीचे किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज हैरान और क्रोधित थी। फिर यंग मास्टर यांग बच निकलने की रोशनी में आया। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार डाला? ये जिवेन ने यंग मास्टर यांग को देखा। इस बार का रक्त दानव ज्वार शायद आपसे संबंधित है। ये जिवेन की आंखें तेज थीं। फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग की ताकत को फ्लाइंग क्लाउड किले में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। अन्यथा वह फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग की स्थिति में मजबूती से नहीं बैठ पाएगा। हालांकि यह कालानुक्रमिक क्रम में था, लेकिन इसका संबंध शक्ति से भी था। जो व्यक्ति बड़े बुजुर्ग की स्थिति में मजबूती से बैठ सकता है वह मजबूत लोगों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हालांकि इस यंग मास्टर यांग की ताकत फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग से भी अधिक अत्याचारी थी। यह पहले से ही असामान्य था। इस तथ्य के साथ कि फ्लाइंग क्लाउड किले में अचानक बड़ी संख्या में रक्त राक्षसों को शहर पर हमला करने की आज्ञा देने की क्षमता थी, उत्तर स्पष्ट था। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता था कि वह किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा अत्याचारी था। एक पल में उन्होंने अनगिनत संभावनाओं की गणना की और उन सभी को समाप्त कर दिया। इसने उन्हें सिर पर कील ठोंकने और सच्चाई के सार को इंगित करने की अनुमति दी। तो क्या हुआ अगर यह मैं हूं? यंग मास्टर यांग ने ठंडेपन से कहा। फिर यह आसान है। जब तक तुम मरोगे रक्त दानव ज्वार समाप्त हो जाएगा, ये जिवेन ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। हा, यह हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि तुमने वास्तव में अपना दिमाग खो दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की? युवा मास्टर यांग चिढ़ गए। जब से वह पैदा हुआ था वह पहले से ही रईस खानदान का था। पिता के प्यार के भरोसे आज तक किसी ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी। फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग हमेशा फ्लाइंग क्लाउड किले में अपने शब्द के पक्के व्यक्ति रहे हैं। उसके सामने यंग मास्टर यांग एक कुत्ते की तरह था जो लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? ये जिवेन शुआ एक सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गई और आगे बढ़ी। यह अज्ञात था जब उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने सीधे यंग मास्टर यांग को काट डाला। यंग मास्टर यांग अचानक चौंक गए। उस चौंकाने वाले हत्या के इरादे ने वास्तव में डर के मारे उसके शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया। यह ऐसा था जैसे वह एक पल में बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उस तेज तलवार क्यूई ने सीधे तौर पर उसे इस बात पर मजबूर कर दिया कि उसका दिल लगभग पूरी तरह से धड़कना बंद कर दिया। उसने केवल एक शिवेन की आकृति को शून्य से बाहर छलांग लगाते देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब लंबी तलवार उस पर टूट पड़ी। यह ऐसा था मानो आकाशगंगा सीधे नीचे गिर गई हो। राजसी तलवार दाव कानून ने पहले ही सब कुछ मिटा दिया था। हर चीज के माध्यम से स्लैश करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी तुलना करने की? यंग मास्टर यांग को तुरंत गुस्सा आ गया। वह वास्तव में इस हद तक मजबूर था। वह बार बार दहाड़ा और सीधे तौर पर अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। एक हाथ नीचे गिरा और अचानक आकाश ढह गया और धरती धंस गई। स्वर्ग दफन हाथ। उसका बड़ा हाथ नीचे धराशायी हो गया जैसे कि वह आकाश को दफन कर सकता है। यह एक अत्यंत उच्च स्तरीय देवता स्तर की मार्शल आर्ट थी। उसकी 5 उंगलियों में से कोई भी एक पोवांग राज्य के शिखर पर अस्तित्व को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। अनगिनत अजीब कानून और तावीज उसकी 5 उंगलियों के चारों ओर घूमते थे। टकराना। विशाल हाथ और तलवार की आभा सीधे टकरा गई, जिससे एक राक्षसी लहर बन गई जिसने बड़ी संख्या में पास के रक्त राक्षसों का सफाया कर दिया। उन्हें फौरन उड़ा दिया गया। ये यंग मास्टर यांग वास्तव में बहुत मजबूत थे। वह फ्लाइंग क्लाउड किले के महान बुजुर्ग से भी अधिक अत्याचारी था। उसके पूरे शरीर की शक्ति लगभग एक ऊपरी सीमा, एक शिखर पर पहुंच गई थी। ये शिवेन ने भी इस यंग मास्टर यांग से एक परिचित आभा महसूस की। यह ये जुकोंग की आभा के समान था। उस समय समुद्री सम्राट की भी ऐसी ही आभा थी। उसके मन में अचानक अनगिनत विचार उमड़ पड़े। क्या यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? अगर ऐसा है तो उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में छोटी नहीं है। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ऐसा लगता है कि यह यहाँ अजीब नहीं है।
रक्त जेल की गहराई में दाव प्रूविंग स्तर के विशेषज्ञ हैं। ये दाव परीक्षण स्तर के विशेषज्ञ दिल और दिमाग से शुद्ध नहीं होते हैं। बच्चों को पीछे छोड़ना उनके लिए सामान्य है। पौराणिक युग में यह असामान्य नहीं था। यहाँ तक भगवान के कई शक्तिशाली पुत्र भी थे जो अकल्पनीय प्रतिभा और शक्ति के साथ देवताओं के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि यंग मास्टर यांग अत्याचारी थे, फिर भी उनकी तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। चिंता करने वाली एकमात्र चीज यंग मास्टर यांग के पीछे शक्तिशाली अस्तित्व था, लेकिन यह विचार उसके द्वारा दबाए जाने से पहले थोड़ा ही उठा। अब और कुछ नहीं कहना था। यहाँ तक अगर वह आगे बढ़ता है तो उसके पास दाव प्रूविंग स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ भी खुद को बचाने की शक्ति होगी। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं थी। ये जिवेन ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और सुनहरी तलवार की एक सुनहरी लंबी तलवार में बदल गई। सुनहरी स्वॉर्ड की तलवार के शरीर पर बहती थी और उसके सीधे नियंत्रण में यह एक भयानक ऊर्जा उन्माद में बदल गई, सब कुछ नष्ट कर दिया और यंग मास्टर यांग की ओर बमबारी की। यंग मास्टर यांग का चेहरा अचानक बदल गया। उसे इस तलवार से एक भयानक आभा महसूस हुई। वह बार बार पीछे हट गया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में विलाप था। यह इंसान इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वह पोवांग दायरे के केवल 7वें स्तर पर है और वह पहले से ही इतना मजबूत है। जब वह पौराणिक युग के चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि आखिरकार उसे एहसास हुआ कि एक शिवेन ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उसे लगा कि वह विरोध कर सकता है। अब जब एक शिवेन ने अपनी ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित कर दी थी, इसने उसे एक बहुत ही भयानक एहसास दिया। धिक्कार है, मैं सब बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही उसके हाथ आकाश की ओर मुड़े, उसने एक भयंकर गर्जना की। अनगिनत कानून और दाववादी कविताएं उसके हाथों से लीक हो गईं, उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। यह अत्यंत उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। कोई भी आक्रमण उसके शरीर को छू नहीं सकता था और वह सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। लेकिन ये शिवेन अभिव्यक्तिहीन थी। वह सीधे हाथ में लंबी तलवार लेकर नीचे गिर गया। बूम! पौराणिक युग के शिखर की युद्ध शक्ति पल भर में फूट पड़ी। इसने देवताओं के कुछ अमर प्रकाश को धारण करते हुए सीधे आकाश को भी विस्फोटित कर दिया। ये जिवेन की तलवार की रोशनी एक पल में दफन स्वर्ग के हाथ से टूट गई। इसने यंग मास्टर यांग के सभी बचावों को तोड़ दिया और उसके शरीर पर एक बड़ा खूनी निशान खोल दिया। उसका पूरा शरीर लगभग आधा कटा हुआ था। अगर उसने महत्वपूर्ण क्षण में विरोध नहीं किया होता तो वह मर जाता। गर्जन! युवा मास्टर यांग को इस बिंदु पर मजबूर किया गया था और वह बार बार दहाड़ता था। उनका नेक शरीर कभी भी इस हद तक घायल नहीं हुआ था। वह लगभग एक मृत अंत में मजबूर हो गया था। वह जल्दी से पीछे हट गया। उसने ये जिवेन को नाराजगी से देखा और भागने ही वाला था। वह कैसे ठहर सकता है और ऐसे भयंकर देवता का सामना कर सकता है? आप जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत आसान है। ये जिवेन ने उपहास किया और इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया। टूटी हुई दुनिया कृपाण! एक भयानक कृपाण आभा बह गई और तुरंत सब कुछ नष्ट कर दिया। इसने सीधे यंग मास्टर यांग का पीछा किया। लानत है इंसान, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। जैसे ही वह चिल्लाया, कृपाण आभा ने उसे पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर अचानक उसी स्थान पर फट गया जो अनगिनत रक्तसार में बदल गया, जिसमें मांस से जुड़े दिव्य दाव कानूनों द्वारा गठित कई तावीज शामिल थे। ये शिवेन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से पैदा हुए डेमिगोड के रक्तसार का मूल्य कहने की जरूरत नहीं थी। उसमें निहित ऊर्जा एक तुच्छ मामला था। वास्तविक सार उस महान मार्ग में निहित है जो मांस में खुदे हुए देवताओं से संबंधित था। वे अधिग्रहित देवताओं से भिन्न थे जिन्होंने देवता क्षेत्र में साधना की थी। ये जन्मजात देवता उस समय से भगवान के बच्चे थे जब वे पैदा हुए थे। उनके मांस और रक्त में परमेश्वर का महान दाव समाहित था। यही बात उन्हें आम लोगों से अलग बनाती थी। चाहे वह खेती हो या अन्य चीजें, उनके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जो दूसरों से कहीं अधिक थी। उनमें बहुत अधिक ग्रेट दाव निहित थे। यह निस्संदेह ये शिवेन के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण था। उनकी वर्तमान स्थिति में दाव प्रमाणीकरण का उल्लेख नहीं करने के लिए पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक खेती करने में अभी भी एक लंबा समय लगेगा। हालांकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसके दुश्मन मजबूत और मजबूत होते जा रहे थे। यदि रसातल दानव भगवान ने अपने दाव की पुष्टि की ओर लौट आए तो यह उनके लिए एक विपत्ति होगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि रसातल दानव भगवान किस स्तर तक पहुंच गया है। उसे पूरी तरह से तैयार रहना था। उसके पास एक तुरुप का इक्का होना चाहिए था जो दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह विचार दूसरों के लिए पागल था। एक देवता ने वास्तव में देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का तरीका खोजने का साहस किया। उनकी समझ पौराणिक क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी, जिसने उन्हें पौराणिक क्षेत्र के शिखर की युद्ध शक्ति को बाहर निकालने की अनुमति दी थी। हालांकि
यदि वह डाओ सत्यापन के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसकी समझ कम से कम डाओ सत्यापन के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि डाओ कन्फर्मिंग दायरे तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है, अन्यथा यह दहलीज उम्र भर अनगिनत प्रतिभाओं के लिए इतनी कठिन नहीं होती। अनगिनत प्रतिभाएं अपनी मृत्यु तक इस दहलीज पर अटकी रहीं और अंत में वे धूल में बदल गईं। इसकी कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। पहले पोवांग दायरे के शिखर तक खेती करना और फिर दाओ सत्यापन के अवसर की तलाश करना और भी बेहतर था। हालांकि उसे एक बेहोश एहसास था कि एक आपदा आ रही थी और वह जानता था कि उसके पास इतना समय नहीं था। इस भावना ने उन्हें अनैच्छिक रूप से अपनी खेती को गति दी। अब जब उसके पास परमेश्वर के पुत्र के मांस और रक्त में निहित दिव्य पद कानून था तो उसके लिए अपनी युद्ध शक्ति में एक और सफलता प्राप्त करना संभव हो गया। हालांकि उनके लिए थोड़े समय में डाओ सत्यापन को साबित करना असंभव था और हो सकता है कि वह अपने जीवन काल में डाओ सत्यापन को साबित करने में सक्षम न हो। डाओ सत्यापन की ताकत रखने के लिए डाओ सत्यापन को साबित करना आवश्यक नहीं था। जब तक वह ईश्वरीय पथ नियम के संचालन नियमों को समझता था, उसके लिए कम समय में दाओ मान्यता के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत होना असंभव नहीं था। हालांकि प्राचीन काल से ऐसी अत्याचारी ताकत रखने वाले बहुत कम लोग थे, ऐसा नहीं था कि उनका अस्तित्व नहीं था। अब उसने स्वर्ग के विरुद्ध जाने और कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जो प्राचीन काल के प्रमुख लोग भी नहीं कर सके। बेशक इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन कम से कम उसके पास एक दिशा थी। यदि यह रक्त और सार में दिव्य पथ के नियम के लिए नहीं होता तो उसके पास एक दिशा भी नहीं होती। कम से कम उम्मीद तो थी। 8 घटक स्वर्ग ध्वज उसकी हथेली पर दिखाई दिया और फिर उसने इसे सीधे त्यानयुवान दर्पण में डाल दिया। यह भी महत्वपूर्ण तरीकों और तुरुप के पत्तों में से एक था जिसका उपयोग वह डाओ सत्यापन के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए करेगा। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन वे बहुत आश्वस्त थे। हालांकि उन्होंने डाओ सत्यापन के एक अत्यंत शक्तिशाली मास्टर को नाराज किया हो सकता है, उन्होंने महसूस किया कि यह सब इसके लायक था। जब तक उसकी युद्ध शक्ति फिर से टूट गई, दाओ सत्यापन के स्वामी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने हाथों में वुल्फ देवता की लाश के साथ मिलकर उन्हें देवता स्तर की युद्ध शक्ति के माध्यम से तोड़ने का अधिक विश्वास था। यह सोचकर ही उसे लगा कि उसका मूड अचानक साफ हो गया है। उसे केवल इतना लगा कि उसके शरीर की सारी हड्डियां खुल गई हैं। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। उसके हृदय की बाधाओं को तोड़कर इसने उसकी दृष्टि को और अधिक व्यापक बना दिया। उन्हें अचानक प्रबुद्ध होने का एहसास हुआ। वह जानता था कि अगले दायरे में प्रवेश करना कोई खाई नहीं है, लेकिन इसके लिए अभी भी समय चाहिए। उसके पास अब वह समय नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उसे इस समय करने की जरूरत थी। उसके सामने एक बांसुरी थी। यह दैवीय शक्ति से ओतप्रोत था, हलकों में फैल रहा था। ये जिवेन ने बांसुरी पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे इस बांसुरी का पूरा शरीर चांदी का बना हो। तभी उसमें से एक आश्चर्यजनक दैवीय शक्ति प्रस्फुटित हुई। यह एक एनर्जी शॉक वेव में तब्दील हो गया और सभी दिशाओं में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शिवेन को उड़ान भरकर भेजना चाहता था। आप अभी भी संघर्ष करने की हिम्मत करते हैं। ये शिवेन जोर से चिल्लाए और धीरे से अपनी हथेलियों को बंद कर लिया। उसने दैवीय शक्ति के विस्फोट को मजबूती से दबाया और सीधे चांदी सफेद बांसुरी को पकड़ लिया। यह कौन है? मेरे मार्शल इंस्ट्रूमेंट पर झांकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चांदी की बांसुरी की गहराई से एक अतुलनीय जोरदार गर्जना आई। तभी चांदी की बांसुरी से एक भयानक आकृति निकली। इसने अनगिनत दिव्य शक्ति को सीधे फैलाया, अनगिनत दिव्य प्रकाश किरणों का उत्सर्जन किया, जिसने आकाश को गेहूं के खेत की तरह सुनहरा रंग दिया। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने सुनहरे दिव्य वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अहंकारी आभा और उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने येक शिवेन को आसानी से यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि यह अधेड़ उम्र का आदमी एक देवता होना चाहिए। ये जिवेन ने पहले देवताओं को देखा था, लेकिन वे देवता थे जो गिर गए थे या गहरी नींद में थे। यह निस्संदेह एक जीवित देवता था। शक्ति उसी स्तर पर नहीं थी जिस स्तर पर ये जिवेन ने पहले देवताओं का सामना किया था। हालांकि ये जिवेन पहले जैसी नहीं रही। एक ही सांस में उनका जिक्र नहीं हो सकता था। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि यदि यंग मास्टर यांग ईश्वर के पुत्र थे तो इस देवता के अवशेष यंग मास्टर यांग के पिता होने की संभावना थी। वह एक वास्तविक देवता भी थे जो इस दुनिया में रहते थे। हालांकि वह केवल थोड़ा सा चौंक गया था और फिर वह ठंडी हंसी और कहा, मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगा और छोड़ दूंगा यदि आपका मुख्य शरीर यहाँ था। आप सिर्फ एक सोल कोर क्लोन हैं, फिर भी आप ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे आसपास। अभिमानी, देवताओं की निंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह अतुलनीय शक्तिशाली भगवान अचानक क्रोधित हो गए। वह केवल परमेश्वर का अवशेष था, हालांकि वह भी भगवान के शरीर का एक हिस्सा था, तो स्वाभाविक रूप से वह अहंकार उन्हें विरासत में मिला था। वह एक भगवान था और ये जिवेन केवल एक चींटी थी, भले ही वह एक देवता थी। हालांकि एक चींटी ने एक भगवान के प्रति इतना कठोर होने का साहस किया था।
बैंग बैंग, इस अतुलनीय सामर्थ्य परमेश्वर ने अपनी चाल चल दी। वह एक विशाल भगवान के हाथ में बदल गया और उसे यक्षवेन की ओर पटक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हो। यह देवताओं की शक्ति है। इस समय यंग मास्टर यांग की आज्ञा के बिना रक्त राक्षस उसके नियंत्रण से मुक्त हो गए और जल्दी से बिखर गए। हालांकि वे आमतौर पर क्रूर थे, लेकिन वे बुद्धिहीन नहीं थे। इसने ये जिवेन और शक्तिशाली देवता को उड़ने वाला बादल महल और आकाश असर महल के विशेषज्ञों के सामने उजागर कर दिया। सब दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में एक देवता होगा। पौराणिक क्षेत्र के इन विशेषज्ञों को देवताओं के रूप में जाना जाता था। उन्हें ऐसे लोगों के समूह के रूप में जाना जाता था जो देवताओं के सबसे करीब थे। इसलिए वे इस बात से अधिक अवगत थे कि देवता कितने भयानक थे। दाव पुष्टिकरण क्षेत्र के नीचे सभी चींटियां थीं। यह वाक्य बिल्कुल झूठा नहीं था। वास्तव में सच्चाई इस वाक्य से भी अधिक निराशाजनक थी। यहाँ तक जिन बहुआन का चेहरा भी इस समय थोड़ा पीला पड़ गया था। देवताओं की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। उन्हें चींटियों के रूप में वर्णित करना बहुत अधिक था। हालांकि यक्षवेन एक भगवान के खिलाफ लड़ने जा रही थी। भगवान रक्त कारागार में किंवदंतियां नहीं थे। वे गिरे हुए या सुप्त पुष्पवह भी नहीं थे। इसके विपरीत वे हास्यास्पद रूप से अत्याचारी अस्तित्व थे। वास्तव में वे जीवित अस्तित्व थे जिन बहुआन फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि यह नया कैसल मास्टर ओवरबोर्ड चला गया है। वह वास्तव में नफरत को आकर्षित करना जानता था। फ्लाइंग क्लाउड कैसल के लोग और भी डरे हुए थे। वे इसलिए नहीं डरे थे क्योंकि चांदी की बांसुरी में देवता के आत्मा अवतार का एक अंश प्रकट हुआ था, बल्कि इसलिए कि ये जिवेन ने यंग मास्टर यांग को मार डाला था। उन्होंने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर यह मामला सामने आया तो कितना भयानक होगा। इतने शक्तिशाली अस्तित्व से उन्हें किस तरह के हमले का सामना करना पड़ेगा। यह खत्म हो गया है। यंग मास्टर यांग मर चुका है। मुझे आश्चर्य है कि विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड कितना क्रोधित होगा। एक भगवान का प्रकोप। यह खत्म हो गया है। सोआरिंग क्लाउड कैसल की नींव समाप्त हो गई है। वह पागल होना चाहिए। क्या वह महसूस नहीं कर सकता था कि यह ईश्वर का पुत्र है, एक प्राकृतिक जनदेवता है। उसने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। वह पागल होना चाहिए। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यह यंग मास्टर यांग बहुत कमजोर है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि ये प्राकृतिक रूप से जन्मे देवता जितने शक्तिशाली हैं उतने ही शक्तिशाली हैं? अब ऐसा लगता है कि वह बस इतना ही है। उद्धरण चिन्ह। उड़ते हुए बादल महल के लोग अचानक शोर मचाने लगे। उन्हें अचानक नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उड़ने वाला बादल महल का महान बुजुर्ग मर चुका था। यहाँ तक कि उड़ता हुआ बादल महल भी नष्ट होने वाला था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है। इस समय उनका एकमात्र विचार तुरंत भाग जाना था। हालांकि जब उनकी नजरें यक्षवेन की ओर मुड़ी तो उन्होंने दृढ़ता से उसे घूरा। वे अपनी आंखें नहीं निकाल सकते थे। यह सब इस आदमी की वजह से था। अगर वह नहीं होते तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। इस समय स्वाभाविक रूप से यक्षवेन दोनों पक्षों के विचारों को नहीं जानती थी। उनका पूरा ध्यान इसी ईश्वर पर था। विक्टोरियस सन सिटी के सिटी लॉर्ड ने सीधे अपनी विशाल हथेली से दबाया, जिससे पूरा आकाश चकनाचूर हो गया। अजय दिव्य शक्ति हर जगह थी। यह बरीइंग हेवन पाम था। वही चाल, लेकिन यह एक यंग मास्टर यांग द्वारा प्रदर्शित अनगिनत गुना अधिक अत्याचारी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस समय पर मुझे परीक्षण करने दो कि मेरी सीमा कहाँ है। ये जिवेन हैरान नहीं थी। इसके बजाय वह खुश था। विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड एक प्रसिद्ध भगवान थे। उनकी ताकत अथाह थी, और अब यह केवल विजयी सन सिटी लॉर्ड की शेष चेतना का एक अंश मात्र था। भले ही यह अवशेष चेतना का एक अंश मात्र था, इसकी तुलना मिथक के वास्तविक शिखर से की जा सकती थी। हालांकि विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड की शेष चेतना की ताकत यंग मास्टर यांग की तुलना में थोड़ी ही मजबूत थी, लेकिन यह ज्यादा नहीं थी। हालांकि वही मार्शल आर्ट चाल विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड के हाथों में दोगुनी शक्तिशाली थी। इस समय विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड की मार्शल आर्ट की समझ पूरी तरह से परिलक्षित हुई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और आसपास के नियम उसके द्वारा नियंत्रित किए गए थे। इसने उन्हें मिथक के शिखर की शक्ति के साथ मिथक के शिखर से कहीं अधिक युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी। यह यक्षवेन के समान था, इसलिए ये जिवेन कुछ आक्रामक थी। अन्यथा यहाँ तक युवा मास्टर यांग जैसे मिथक का शिखर भी उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा। यह अज्ञात था कि कितनी जगह बिखर गई थी। एक राजसी ताकत ने सीधे यक्षवेन को दबा दिया। इस समय यक्षवेन ने अपने हाथों को एक साथ रखा और एक मुहर लगा दी। यह सीधे पलटती हुई स्वर्ग की मुहर में परिवर्तित हो गया और दफन स्वर्ग हाथ की ओर फट गया। बूम! सारा आसमान एकाएक चकनाचूर हो गया। विशाल ताड़ और येजिवेन की उल्टी स्वर्ग की मुहर के बीच टक्कर से उत्पन्न शक्ति ने सीधे आकाश को ढहा दिया, जिससे भीतर की अराजकता का पता चला। अत्याचारी शक्ति ने मिथक के विशेषज्ञों के चेहरों को अचानक पीला कर दिया।
विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड ने अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ मिथक के शिखर से कहीं अधिक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए मार्शल आर्ट में अपनी गहन उपलब्धियों पर भरोसा किया। दूसरी ओर येज़िवेन विरोध करने के लिए विशुद्ध रूप से अपनी ताकत पर निर्भर थी। 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पहनने और 3 मार्शल आर्ट अवतारों को एकीकृत करने के बाद उनकी समग्र शक्ति ने एक सीधी रेखा में उठने की प्रवृत्ति दिखाई। इंसान, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम अपने दाव को साबित नहीं करते हो तो अंत में तुम सिर्फ एक चींटी हो। भले ही आप 3 मार्शल आर्ट अवतारों को एकीकृत करते हैं, आप संभवतः मेरे लिए एक मैच नहीं हो सकते। यद्यपि विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड केवल एक अवशेष चेतना थे और उनकी ताकत मुख्य शरीर के तुलनीय होने से बहुत दूर थी, उनकी दृष्टि खराब नहीं थी। वो एक नज़र में येज़िवेन की ताकत के असली स्रोत को लगभग देख सकता था। 3 मार्शल आर्ट अवतार, आप मजाक कर रहे होंगे। चाहे वह फ्लाइंग क्लाउड कैसल या स्काई बियरिंग कैसल के विशेषज्ञ हों, जब उन्होंने विक्टोरियस सन सिटी लॉर्ड को यह कहते हुए सुना तो उन सभी को लगा कि वह उनसे मजाक कर रहा है। वे सभी स्वर्ग के पक्षधर थे और कई ऐसे थे जिन्होंने एक मार्शल आर्ट अवतार को एकीकृत किया। हालांकि बहुत कम ऐसे थे जो एक ही समय में 2 मार्शल आर्ट अवतारों को एकीकृत कर सके। जहां तक मार्शल आर्ट के 3 अवतारों की बात है, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक देवता प्राप्त कर सकता था। हालांकि येज़िवेन ने किया था। हर कोई कुछ हद तक समझ गया था कि येज़िवेन इतनी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति के साथ क्यों फूट पड़ी। 3 मार्शल आर्ट अवतार, 3 मुख्य शरीरों की शक्ति उसके शरीर पर आरोपित थी। वह भयानक शक्ति लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। यह पूरी तरह से अतुलनीय था। विशेष रूप से फ्लाइंग क्लाउड कैसल के विशेषज्ञ इस समय पूरी तरह से चौंक गए थे। हालांकि वे खुश थे कि वे फ्लाइंग क्लाउड कैसल के महान बुजुर्ग की तरह दुखद रूप से नहीं मरे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि येज़िवेन ने एक ही समय में 3 मार्शल आर्ट अवतारों को एकीकृत किया था तो उन्हें अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। यह कैसा राक्षस था। इन कुलीन नायकों की साधना गति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक होनी चाहिए, लेकिन येज़िवेन वास्तव में उन्हें पार करने में सक्षम थी। यह वास्तव में अकल्पनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। अगर वह इस बार विजयी सन सिटी लॉर्ड के हाथों से बच सकता है तो मुझे डर है कि वह तुरंत दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। जिन बुहुआ ने कहा कि वह विजयी सन सिटी लॉर्ड के हाथों से बच सकता है। स्वाभाविक रूप से यह नकली अवशेष चेतना नहीं हो सकती। इस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका मूल प्रस्ताव सही था या गलत। यह कैसल लॉर्ड परेशानी पैदा करने में वास्तव में अच्छा था। यह तो बस शुरुआत थी और वह पहले ही परमेश्वर के एक पुत्र को मार चुका था। शायद समय आने पर देवता भी क्रोधित हो जाते। कहने की जरूरत नहीं है, याओ शेंग किंग और अन्य स्वाभाविक रूप से उसके नश्वर दुश्मन थे। उन्हें उनसे छुटकारा पाना चाहिए था, लेकिन साथ ही परेशान होने के अलावा उनकी ताकत वास्तव में त्रुटिहीन थी। मिथकों में वह अजेय था और यहां तक कि मिथक का शिखर भी उसकी बराबरी का नहीं था।